नमस्कार दोस्तों। लाइव की काफ़ी कोशिशें करने के बाद नेटवर्क इशू, ऊपर से लाइट का इशू आने के बावजूद ये क्लास नहीं चल पाई। काफ़ी कोशिशें की गई, आप लोग भी काफ़ी परेशान हुए। चलिए इसी की वजह से ये वीडियो आपके लिए, जो आपके एग्जाम के बेस से अंतिम टाइम पे आप जिसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उसको लेके बनाया गया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या है। हमने देखा था पिछले उसमें, अभी जस्ट दोपहर की क्लास में हम देख चुके हैं कि भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं थी। एक थी भौतिक भूगोल और एक थी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। तो भौतिक भूगोल में हमने जाना था कि किस प्रकार से भौतिक चीजों को, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं हम। भौतिक चीजें कौन कौन सी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो चीजें प्रकृति में स्वयं निर्माण की, जैसे पर्वतों का अध्ययन कर रहे हैं, पहाड़ों का अध्ययन, नदियों का अध्ययन, समुद्रों का अध्ययन, इन सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत कहते हैं? बारिश, जलवायु, मौसम, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल के अंतर्गत ऐसी चीजों का अध्ययन करना है जो मानव और प्रकृति दोनों के आपसी आपसी संश्लेषण से, जो संश्लेषण से जो दोनों के आपसी संबंधों से जो निकल कर चीजें आती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इस वजह से सबसे पहले इसमें जो जरूरी है तो वो है मानव भूगोल की परिभाषा, जिसमें हमने बताया था दो विद्वानों ने मुख्य रूप से परिभाषा दी है। एक है रेटजल और दूसरी है कुमारी शैंपुल। रेटजल और कुमारी शैंपुल, क्लियर है। रेटजल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल दोनों, यानी मानव समाज यानी हम लोग और धरातल यानी पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। वहीं उनकी शिष्या ने इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा दी, इसमें उन्होंने बताया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर यानी जो पृथ्वी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन करता है। ये बता रही है कुमारी सैंपुल। ठीक है, ये तो हो गई मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। आपको बताए थे प्रकृति मतलब क्या, जब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की प्रकृति कुछ ठीक नहीं लग रही, तो प्रकृति से मतलब क्या है? नेचर से, यानी उस व्यक्ति का नेचर ठीक नहीं है, प्रकृति ठीक नहीं है, या प्रकृति अच्छी है। नेचर कैसा है? तो नेचर यानी मानव भूगोल की प्रकृति या नेचर कैसा है। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव और पृथ्वी के संबंध हैं, उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल के अंतर्गत हमें इस चीज का अध्ययन करना है कि किस प्रकार मानव भूगोल में प्रकृति और पृथ्वी दोनों अंतर संबंधित है और किन किन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। ये तो हो गया। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। ठीक, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो सबसे पहले बात करें, इसमें आपका आ जाएगा, जैसे हम बात करें जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, इसी में आपका जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, इसी में आपका आ जाएगा आर्थिक भूगोल आ जाएगा। जनसंख्या भूगोल के साथ साथ आपका आ जाएगा आर्थिक भूगोल, इसी में आ जाएगा। आर्थिक भूगोल के साथ साथ आपका आ जाएगा ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल आ जाएगा। ठीक, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये क्या हो जाएंगे? ये इसके विषय क्षेत्र हो जाएंगे। विषय क्षेत्र का मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन, या इसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्ययन और हम करते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। कैसे? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, अन्य विषयों से संबंध भी पूछ सकता है कि मानव भूगोल का इतिहास से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो उन सारी चीजों में देखेंगे, जिस प्रकार आर्थिक भूगोल है उसी प्रकार क्या अर्थशास्त्र है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं संबंधित है। जिस प्रकार ऐतिहासिक भूगोल है उसी प्रकार से इतिहास का कहीं ना कहीं मानव भूगोल से संबंध निकलकर आता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान से भी संबंध है। तो ये हो गया संबंध। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूरी 18 के 18 लेसन जो है उनको रिवाइज करना है। क्लियर है। इसके बाद हम बताए थे कि मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 संकल्पनाएं निकल के आती हैं। ठीक, मानव भूगोल की 3 संकल्पनाएं आपको बताए थे। पहली संकल्पना आपको बता चुके हैं, नियतिवाद। जो पहली संकल्पना थी नियतिवाद या
निश्चयवाद। इस संकल्पना के लोगों का मानना था कि मानव क्या है, प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति जैसा चाहती वैसा मानव को ढाल लेती। कुमारी सेनपुल ने तो ये तक कह दिया कि जो पृथ्वी है मनुष्य उसका बच्चा है, और उस पृथ्वी माँ ने मनुष्यों को अब जिस हिसाब से जिस जगह उनको जन्म दिया, उनके काम भी उनको उसी हिसाब से बांटे हुए हैं। क्लियर है? ठीक है। और मनुष्य प्रकृति का दास है। इसकी मुख्य टैगलाइन आप लोगों को याद रखनी है कि जो मनुष्य है वो क्या है, प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का दास है। दूसरी जो संकल्पना आती है वो आती है संभववाद। नियतिवाद तो हो गई। दूसरी संकल्पना आती है संभववाद। जो नियतिवाद के समर्थक थे उनमें से आपके बताए थे वो हैं रेटजेल, जिनको मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल, कुमारी सेनपुल, हम्बोल्ट, रिटर। संभववाद की वही बात करें कि संभववादियों का मानना क्या था। संभववादियों का मानना यह था कि मानव क्या है, मतलब मानव प्रकृति का दास नहीं है। मानव क्या है, मानव प्रकृति का स्वामी है। इन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे लिए सिर्फ क्या करती है, प्रकृति हमारे लिए सिर्फ सलाहकार है। वो हमें सलाह दे सकती लेकिन हमें मजबूर नहीं कर सकती। जबकि नियतिवादियों को कहना क्या था कि हम प्रकृति के सामने मजबूर हैं कि अगर बारिश हो रही तो हमें भीगना ही है, ज्यादा बारिश हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी फसल खराब ही होगी। जबकि संभववादियों का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं, हम प्रकृति को जैसा चाहें उसे वैसा हिसाब से ढाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी है, ना कि प्रकृति का दास है। इन्होंने क्या कह दिया कि स्वामी है, मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। इसके जो समर्थक थे या कहा जाए इसके जन्मदाता थे, जिनका नाम था विडाल डी लाब्लास। विडाल डी ला ब्लास। और भी थे लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे। ठीक। इसके बाद तीसरी संकल्पना जो थी उसको हम बताए थे संभववाद की। तीसरी जो संकल्पना आती है वो आती है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद में ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि जितना हास्यास्पद ये है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, उससे कहीं ज्यादा हास्यास्पद ये है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। इन्होंने कहा कि मनुष्य ना तो प्रकृति का स्वामी है और ना ही मनुष्य प्रकृति का दास है। प्रकृति हमारे लिए हर जगह संभावनाएं व्यक्त करते हैं, उन संभावनाओं से हमें क्या करना चाहिए, अवसर बनाने चाहिए। हम प्रकृति पर विजय प्राप्त, कई जगह पर विजय प्राप्त करनी भी चाहिए, कई जगह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति हमारे लिए ट्रैफिक हवलदार का काम करती है, जो हमारे सामने रुकावट पैदा करती है तो हमें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए और फिर कुछ समय को रुक के फिर आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रकृति का विनाश नहीं होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से इस परिकल्पना को एक नाम से और जाना जाता है, रुको और जाओ। आपसे पूछ सकता है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ जो परिकल्पना है वो किस विद्वान ने दी थी, तो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है। यह कहा जाएगा निम्न में से कौन सी संकल्पना को ट्रैफिक हवलदार से तुलना की गई, किस संकल्पना को, तो वो है नवनियतिवाद। नियतिवाद को ही जर्मन विचारधारा कहते हैं और संभववाद को फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। इसका इस टॉपिक, इसका लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है मानव का प्रकटीकरण। मानव का प्रकटीकरण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकटीकरण और प्रकृति का मानवीकरण, दो इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मानव का प्रकटीकरण और प्रकृति का मानवीकरण। जिसमें मानव का प्रकटीकरण से मतलब ये है कि मानव प्रकृति के अनुसार जब कार्य करता है, यानी मानव प्रकृति का अनुसरण करके चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव का प्रकटीकरण। वहीं जब मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, गर्मी लग रही है, हमने क्या किया, घर में एसी लगा लिया। अब भयंकर गर्मी में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में हम रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, तो मानव ने क्या की, प्रकृति पर विजय प्राप्त की। तो यानी प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार ढाल लिया कि मुझको गर्मियों में भी ठंड का एहसास चाहिए, तो वो क्या है, विजय प्राप्त की। यानी प्रकृति का क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया। तो जहां प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। और जहां हम मानव प्रकृति के अनुसार चल रहा है, गर्मी लग रही है, हम पेड़ के नीचे बैठ गए या
हाथ से पंखा लेके कर रहे हैं, तो वो क्या है, हम प्रकृति के अनुसार ढले हैं, यानी प्रकृति का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं, तो वही क्या हो गया कि मानव का प्रकृतिकरण। ये आपका समाप्त होता है पहला लेसन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे लेसन की। दूसरा लेसन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या क्या, जनसंख्या क्या, किसी देश में रहने वाले लोगों को, समूह को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या, अब बात आती है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इस पे स्टार लगा के रखिएगा, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखिएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे नंबर एक हम क्या कह देंगे, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में आप जानते हैं कि भौगोलिक कारक में कौन कौन से कारक आएंगे। सबसे पहले चीज, जो भौगोलिक कारक हैं उनकी अगर बात करें, मतलब फिर मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा क्या, नहीं ठीक चल रहा है। तो भौगोलिक कारकों में जो प्रमुख रूप से बात करें, तो भौगोलिक कारकों में प्रमुख रूप से सबसे पहले आती है जलवायु। भौगोलिक कारक में नंबर एक पे क्या आ रहा है आपका, जलवायु। जलवायु प्रभावित करेगी, ठीक है, भौगोलिक कारकों में जलवायु प्रभावित करेगी, मौसम प्रभावित करेगा। जलवायु या मौसम वही होगा, वहां की मृदा का स्वभाव, वहां की मृदा का स्वभाव, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, उच्चावच, जैसे कह सकते हैं धरातल का स्वरूप। भौगोलिक कारक, अब इसी में बात करेंगे, भौगोलिक कारक के साथ साथ इसी में एक कारक और काम रहेगा, आर्थिक कारक, जिसमें हम जोड़ दें इसी में। आर्थिक कारक में देखें तो सबसे पहले प्रभावित करेगा क्या, रोजगार, कारखाना। आर्थिक कारक में रोजगार प्रभावित करेगा, कारखाना प्रभावित करेगा, कारखाना के साथ साथ एक प्रभावित करेंगे वहां पे रोजगार और कारखाने। अगर कारखाने कहीं पे हैं तो लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे, या कहीं पे रोजगार मिल रहा है लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। इसी में हम एक और जोड़ देते हैं, सांस्कृतिक कारक। तीसरा क्या हो गया आपका, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे किसी जगह का पर्यटन, धार्मिक चीजें, जैसे कहीं मंदिर है, जैसे आप चित्रकूट को ही देख लीजिए कि लोग आते हैं, कई लोगों को अच्छा लगता है और यहीं आके बस जाते हैं कि ये ठीक है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, पर्यटन शहर हो जाते हैं, पर्यटन शहर हो जाते, धार्मिक चीजें हो जाती हैं। इसी में एक चीज सांस्कृतिक जुड़ जाती है, शिक्षा, ठीक, इसी में जुड़ जाता है स्वास्थ्य। कई जगह क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी ना होने की वजह से लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते हैं। अब ये देखिए, निगेटिव पॉइंट भी बन जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जलवायु, जलवायु अच्छी तो लोग रहेंगे, और जलवायु अच्छी नहीं तो लोग नहीं रहेंगे। मृदा का स्वभाव, यानी मृदा कैसी है, मृदा उपजाऊ है तो लोग रुकेंगे, मृदा उपजाऊ नहीं तो लोग क्यों रुकेंगे, ठीक। ऐसे ही जल की उपलब्धता, जल सबसे मेन चीज क्या है, जल, जल उपलब्ध तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे, जल उपलब्ध नहीं तो लोग वहां रहेंगे नहीं। उच्चावच, यानी जमीन समतल है तो लोग रहेंगे नहीं, हो नहीं, धरातल का स्वरूप ऐसा नहीं आए दिन वहां पे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ऐसी चीजें हैं तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे नहीं। प्राकृतिक घटनाएं तो नहीं घटित हो रही, बाढ़ तो नहीं आती, तो ये सारी चीजें, रोजगार के साधन उपलब्ध है कि नहीं है, कारखाना है कि काम करने के लिए कारखाने चाहिए कि नहीं चाहिए, है तो ठीक है, ठीक है।
रहने की ठीक ठाक व्यवस्था है कि नहीं, आए दिन राजनीतिक दंगे तो नहीं हो रहे, ठीक है, धार्मिक चीजें तो नहीं, धार्मिक लड़ाइयां तो नहीं हो रही, धार्मिक झगड़े नहीं तो नहीं हो रहे, ठीक है। इसी में ये तो हो गए प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद इसी में जो आएगा, ठीक, इसी में आएगा जनसंख्या घनत्व। इसी चैप्टर का हिस्सा मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, पहली चीज तो ये देख लीजिए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, जिसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का संपूर्ण भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है, बिहार 1106, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17। क्लियर है। जनसंख्या घनत्व में देखिए, जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछता है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है। इसमें जनसंख्या घनत्व बराबर हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बराबर बटे कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। क्लियर है। अब इसमें जनसंख्या घनत्व का वितरण क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार से घनत्व हो, तो नंबर 1 पे हम कह देंगे उच्च घनत्व वाले, उच्च घनत्व वाले राज्य, ठीक, जिसमें उच्च घनत्व में जैसे आपका एशिया महाद्वीप के वाले ज्यादातर देश आ जाएंगे जो उच्च घने बसे हुए, यूरोप महाद्वीप के देश आ जाएंगे जो घने बसे हुए, यानी ऊपर वाले नहीं नीचे वाले। जैसे आपका देखा जाए तो घनत्व में आपका भारत हो गया, चाइना हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या उच्च घनत्व वाले हैं। अफ्रीकी वाले देश, उत्तरी आपका अमेरिका हो गया, वो भी इस तरीके से घनत्व में ज्यादा। यूरोप के छोटे छोटे देश जिसमें जनसंख्या, सिंगापुर हो गया, सोचिए ये सब क्या है, उच्च घने बसे हुए देश हैं। सिंगापुर तो आपका एशिया महाद्वीप में आ गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। अब बात करें मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र की, दूसरे क्या है मध्यम घनत्व वाले। मध्यम घनत्व वाले में आपका आ जाएगा रूस, आ जाएगा आपका कनाडा, आ जाएगा आपका दक्षिण भारत के नॉर्वे, आ जाएगा आपका स्वीडन, आ जाएगा आपका फिनलैंड, आ जाएगा ग्रीनलैंड, आ जाएगा, जो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, यानी यहाँ घनत्व क्या है बिल्कुल से कम है। तीसरे में चीज के में क्या आ जाएगा आपका विरल घनत्व वाला। विरल घनत्व अंटार्कटिका कोई है, सहारा मरुस्थल कोई है, थार का मरुस्थल, तो इसी प्रकार से तिब्बत का पठार, ये सब क्या विरल घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो ये विरल घनत्व वाले क्षेत्रों में आ जाएंगे। अब बात आती है जनसंख्या वृद्धि की, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चलना है क्योंकि चैप्टर बहुत है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या कहते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के अंदर बदलने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, या तो धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी, ठीक है। धनात्मक जनवृद्धि यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के अंदर, ठीक है, दौरान उस संख्या में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। संख्या अगर बढ़ गई कि मान लो कहीं की जनसंख्या 1 करोड़ है और बढ़ के क्या हो गई 1,10,00,000 हो गई, तो हम क्या कहते हैं धनात्मक वृद्धि हुई है। और कहीं की जनसंख्या 1 करोड़ है और घट के 90 लाख बची, तो हम क्या कहेंगे जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है, यानी जनसंख्या वहां की बढ़ी नहीं, क्या हुई, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। इसी में पूछ लेता है जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक, तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटकों में नंबर 1 तो आ जाता है आपका जन्म दर, दूसरा हो जाएगा मृत्यु दर, ठीक, और तीसरा हो जाएगा आपका प्रवास, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चीजें हैं। क्लियर है। जन्म यानी जनसंख्या वृद्धि के घटक, ये क्या है तीनों घटक, ठीक है।
कि कौन कौन से घटक हैं। अब इसमें बात आएगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जन्म दर किसे कहते हैं। जो जन्म दर जो होती है वो अशोधित होती है। जन्म दर का सूत्र आपसे पूछ सकता है, मृत्यु दर का सूत्र पूछ सकता है। तो जन्म दर में क्या, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि जन्म दर क्या है, जन्म दर क्या है, तो हम कहेंगे किसी वर्ष विशेष में, किसी वर्ष विशेष में जीवित, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे शिशु उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे या शिशु और उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। ये आपको क्या देगा, ये आपको निकाल के देगा जन्म दर। अब इसी में मृत्यु दर में क्या होगा कि मतलब जन्म दर बराबर, इसमें लिखा होगा अशोधित जन्म दर का सूत्र क्या है, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे अपॉन उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। ये आपके निकाल के देगा जन्म दर। इसी मृत्यु दर में होगा तो किसी वर्ष विशेष में मृत हुए बच्चे या मृत हुई संख्या, ठीक है, इसी वर्ष विशेष में मृत हुई संख्या अपॉन उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। इसमें जीवित की जगह क्या कर देंगे, मृत कर देंगे, ठीक है, तो वो मृत्यु दर आ जाएगी, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए समय हमें नहीं है क्योंकि चैप्टर अभी बहुत है। तीसरी चीज जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई। जो तीसरा क्या है, प्रवास। प्रवास क्या करता है, प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का घटक हो सकता है, धनात्मक का भी हो सकता है, ऋणात्मक का भी हो सकता है। किसी जगह एकदम से, जैसे एक समय देखा जाए कि सन 2000 तक कोई यूएई दुबई जैसा कोई शहर कोई जानता नहीं था, ठीक है, तो लोग एक तरीके से रेत के ऊपर बसा हुआ शहर जहां कोई नहीं जानता था, कोई जाना चाहता। देखिए एकदम से कंपनियां आई, कंपनियों ने वहां बनाए, बड़े बड़े मार्केट बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अब देखिए लोग वहां जाके रहना पसंद कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वहां विकास हुआ। विकास होने से क्या हुआ, प्रवास की वजह से वहां की जनसंख्या बढ़ गई, जबकि वहां की जन्म दर से नहीं बढ़ी, ना मृत्यु दर से वहां की बढ़ी, लेकिन क्या हुआ, वहां पे प्रवास कर गए लोग। जैसे बात करें इस समय यूक्रेन और रूस युद्ध की, उस युद्ध की वजह से यूक्रेन में बहुत सारे लोग जो थे वो यूक्रेन को छोड़कर प्रवास कर गए। प्रवास क्या होता है पहले तो ये जाना, किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, वो क्या है, प्रवास। प्रवास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है आप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। आप्रवास में मतलब क्या होता है, आप्रवास कितने प्रकार का, दो प्रवास का, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। एक होगा आपका आप्रवास, दूसरा होगा आपका उत्प्रवास, ठीक। आप्रवास क्या होता है, जहां पर लोग आकर बस जाएं, वो क्या होता है, आप्रवास। यानी मान लीजिए कि बांदा से आके चित्रकूट में लोग बस गए, तो वो क्या है, आप्रवास। या और जो बांदा को छोड़ के है वो क्या हो गया, उत्प्रवास। यानी जब किसी जगह को छोड़कर किसी नई जगह चले जाएं वो होता है उत्प्रवास। जब छोड़ के चले जाते हैं, जब आ जाते हैं उसे बोलते हैं आप्रवास। और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जो आपको शुरू में लिखा है, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, उच्च आवास, धरातल, रोजगार, कारखाना, पर्यटन, धार्मिक। यानी कहीं शिक्षा होती है तो लोग क्या करते हैं, शिक्षा अच्छी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस जगह प्रवास कर जाते हैं कि हम बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। जैसे आप देखिए कि करवी के आसपास रहने वाले जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गांवों को छोड़कर शहर में आके बस रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। वजह क्या है, यही है। क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब बात आती है अगला चैप्टर, ये हो गए देखो दो चैप्टर आपके फिनिश। प्रवास, ये जनसंख्या और इन सारी चीजों से यहीं पे क्या हो जाते हैं, नहीं इसमें भी जनसंख्या वृद्धि से प्रभाव बचा हुआ, ठीक, कि जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव होंगे। जनसंख्या वृद्धि से प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले चीज, किसी देश की एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, मजबूती भी है और कमजोरी भी है, ठीक।
मजबूती कैसे? जिस देश में लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पे सेना में ज्यादा लोग हो सकते हैं। दूसरी चीजों में जैसे चीन, चीन ने अपनी जनसंख्या को क्या बदला दिया? संसाधन में तब्दील कर दिया। तो आप उसको संसाधन में तब्दील कर सकते, सारे लोगों को काम पे लगा रखा है, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। कमजोरी क्या होती है? जैसे भारत, भारत में एक घर में 10-10 12-12 लोग हैं, उनमें कमाने वाला एक है और बाकी 10 बैठ के खाने वाले, तो वहीं क्या हो गई? कमजोरी हो गई। कि जनसंख्या वृद्धि एक मजबूती भी है और एक कमजोरी भी है। बात समझे? कि खेती में काम करने वालों की जरूरत 2 लोगों की, लेकिन लगे पूरे 10 के 10 हैं, तो वो क्या हो जाती है? इससे वो छिपी हुई बेरोजगारी फैलती है। तो एक चीज ये है, किसी देश के लिए जनसंख्या कम होना बेकार। जैसे फ्रांस जैसे लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या क्या पूरी तरीके से वृद्ध हो चुकी है, तो बढ़ जाए। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव या मतलब घटने से कई सारे प्रभाव पड़े। जैसे यूक्रेन, यूक्रेन जैसे देश में युद्ध होने की वजह से जनसंख्या बिल्कुल से कम हो गई है। तो वहां के लोगों को, सेना के लिए लोग वो क्या चाहते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे करके क्या हो, ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, लोग वहां पे आए, रहें, बसें। लेकिन क्या ऐसे माहौल में कोई रहना पसंद करेगा? नहीं। यूरोपीय देशों की जनसंख्या, जो यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं, वहां की जनसंख्या वृद्धि दर एकदम से अगर देखी जाए तो निम्न हो चुकी है। ठीक है। तो इस वजह से वहां पे आप देखेंगे कि लोग धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस प्रकार से जनसंख्या यहाँ की बढ़े, लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। रीजन कई सारे। तो जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। इसी में आता है जननांग संक्रमण सिद्धांत। इसी में आपका आएगा जननांग संक्रमण सिद्धांत। जननांग की संक्रमण सिद्धांत। इसको दिया किसने था? इसको दिया था नोटेस्टीन ने। विद्वान का नाम क्या था? नोटेस्टीन। नोटेस्टीन बताते हैं कि जनसंख्या संक्रमण से जनसंख्या 3 उससे निकल कर जाती है, 3 अवस्थाओं से। प्रथम अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होते हैं, जिससे किसी देश की जनसंख्या बढ़ नहीं रही होती है। इसको एक डायग्राम के हिसाब से समझाने का उन्होंने प्रयास किया है कि मान लीजिए कि ये एक तरीके का ग्राफ है और ये जो नीली लाइन है ये जन्म दर की है और जो ये लाल लाइन है ये मृत्यु दर की है। ठीक है। ये मृत्यु दर है और ये जन्म दर है और ये जनसंख्या के मतलब आंकड़े। इन्होंने कहा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? दोनों एक साथ चल रहे हैं बराबर से, क्योंकि जन्म दर भी बराबर है और मृत्यु दर भी बराबर, दोनों बराबर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी अवस्था आते आते क्या होता है, मान लीजिए कि नीली रेखा क्या थी आपकी? मृत्यु दर थी, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाए, दूसरी अवस्था में कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर कम नहीं होती। तो जो जनसंख्या बराबर चल रही थी, आप देखेंगे इसके बीच में गैप हो जाएगा, लेकिन तीसरी अवस्था आते आते जन्म दर क्या होने लगती? कम, और मृत्यु दर और कम हो जाती है। इसमें समझने की बात यह है कि मान लीजिए कि नीली रेखा जो है ये मृत्यु दर को दिखा रही है और जो लाल रेखा है वो जन्म दर को दिखा रही है। ठीक। तो इन दोनों चीजों के बीच में आप देखेंगे कि जब तक जन्म दर मृत्यु दर बराबर थी तो जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी, लेकिन इसके बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये देखिए गैप कितना बढ़ गया, इससे जनसंख्या क्या हुई, बढ़ गई। यानी ये थी आपकी प्रथम अवस्था और ये है आपकी द्वितीय अवस्था और ये है आपकी तृतीय अवस्था। ये बता रहे थे नोटेस्ट। इन्होंने क्या बताया कि जननांग संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में कोई भी देश जब होता है तो वहां की जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, यानी जन्म लेने वालों की संख्या भी अधिक होती है और मरने वालों की संख्या भी अधिक होती है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 35, यानी एक साल में प्रति 1000 पुरुषों 35 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं पे 35 मर भी जाते हैं। तो जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी दोनों बराबर। स्वास्थ्य सुविधाएं देश की शुरुआत में नहीं होती अच्छी, इस वजह से लोग जागरूक नहीं होते, शिक्षित नहीं होते। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं तो जन्म दर वही रहती है, लेकिन मृत्यु दर तेजी से नीचे आती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जैसे भारत 80 के दशक में भारत में क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, आजादी के बाद खाद्यान्न बढ़ा, हरित क्रांति, जिसकी वजह से क्या हुआ, जन्म दर ऊपर ही रही लेकिन मृत्यु दर क्या हुई, तेजी से नीचे। इस वजह से भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी, द्वितीय अवस्था। लेकिन द्वितीय अवस्था के अंत तक क्या होता है, धीरे धीरे करके द्वितीय अवस्था के एंड तक जो जन्म दर है वो भी नीचे आने लगती है। तो भारत इस समय किस अवस्था में, द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण में, यानी तृतीय अवस्था में प्रवेश करने वाला है, जिसमें जन्म दर और नीचे जाएगी और मृत्यु दर
के बराबर पहुंच जाएगी। जैसे इस तृतीय अवस्था में अगर कोई देश देखा जाए तो फ्रांस, यूरोप, जापान, ये कौन सी अवस्था में? तृतीय अवस्था में पहुंच चुके हैं, जहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है। क्लियर है? ये सब जननांग की संक्रमण सिद्धांत। अब हम बात करेंगे किसकी? जनसंख्या संगठन की। जनसंख्या संगठन क्या है? अब हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितने कम से कम उसमें शब्दों में चीजों को रिवाइज करवा सकें। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन क्या? तो दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को समूहों में अंतर, दो भिन्न प्रकार के व्यक्ति हो उनके समूह में क्या डिफरेंस है, इसका अध्ययन के अंतर्गत किसमें करते हैं? जनसंख्या संगठन। जो जातीय संगठन भी हो सकता है, धार्मिक संगठन भी हो सकता है, लिंग संगठन भी हो सकता है। ठीक, धार्मिक संगठन जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार से बांट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो एक तरीके का जातीय संगठन। जैसे भारत की बात करें तो भारत में लगभग 78.80% क्या है? 79.80% क्या है? सिर्फ हिंदू है। वहीं पे 14.23% कौन से हैं? मुस्लिम है। वहीं पे बात करें ईसाई की तो 2.96% क्या है? ईसाई हैं। और बात करें सिख की तो 1.57% क्या है? सिख हैं। और बात करें बौद्ध की तो 0.9% बौद्ध है और 0.4% जैन है। यानी सबसे कम भारत में कौन है? जैन है। तो वो क्या हो गया? धार्मिक संगठन हो गया। संगठन क्या होता है? दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के या दो भिन्न प्रकार के समूहों में जो अंतर हो, यानी दो भिन्न प्रकार के व्यक्ति का जो समूह अलग अलग है या दोनों में अंतर है, वही क्या है? संगठन है। उनका संगठन अलग और इनका संगठन अलग। क्लियर है? ठीक है। इसमें सबसे पहले बात आती है लिंग अनुपात की। इस पे भी स्टार लगा लीजिए कि लिंग अनुपात का जो सूत्र पूछा जाता है वो हर बार पूछा जाता है लिंग अनुपात का। ठीक है, तो लिंग अनुपात, अगर वैश्विक लिंग अनुपात की बात करें तो विश्व में लिंग अनुपात जो वर्तमान में चल रहा है वो है 990 और सबसे अधिक जिस देश का है वो है लाटविया। सबसे अधिक किस देश का है? लाटविया का। और भारत का? भारत का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है कि लिंग अनुपात कहाँ का कितना है? लाटविया का 1187 और सबसे कम है संयुक्त अरब अमीरात का। इसका है 1187 और सबसे कम है संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ का सबसे कम है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे कम है कितना? 468। लाटविया यूरोप महाद्वीप का और संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप का है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का सूत्र क्या होता है हम आपको इसमें बताए हुए हैं, इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, जनसंख्या संगठन का भी पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। लिंगानुपात हम आपको पहले से ही बताए थे कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। किसी किसी देश में पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणे 100, जैसे अमेरिका, रूस, ये सब 100 में निकालते हैं। भारत किस में निकालता है? भारत 1000 में निकालता है। तो क्वेश्चन पूछेगा लिंगानुपात का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इससे जो निकल के आता है तो भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। विश्व का कितना है? 990। ठीक है, लिंग अनुपात। अब बात ये आती है कि लिंग अनुपात जो है उसका प्रतिकूल और अनुकूल दोनों चीजें। कुछ देशों में अनुकूल आप देख रहे हैं, जैसे लाटविया जैसे देश 1187। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला है केरल, जहाँ का 1037 है। वहीं बात करें सबसे कम हरियाणा का, जहाँ का 879 है। तो हर एक जगह का अगर आप देखेंगे तो लिंग अनुपात क्या है? अलग अलग है। भारत में भी पूछ सकता है, मानचित्र में भी आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला या सर्वाधिक सबसे निम्न लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक वाला केरल है और सबसे निम्न हरियाणा। कई बार पूछा है। ठीक है, ये हो गई बात लिंग अनुपात की। अब पूछेगा कि प्रतिकूल लिंग अनुपात के भारत में क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण क्या है।
प्रतिकूल लिंग अनुपात के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, कन्या भ्रूण हत्या। हमारे यहाँ लड़की को थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है, हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा हो गया। ऐसी संस्कृति तो नहीं रही, मातृसत्तात्मक है, जहाँ बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, उसी देश में सोचो एक लक्ष्मी की हत्या भी की जाती है। कोख में पहले उसके जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये है कन्या भ्रूण हत्या की यहाँ एक तरीके से, मतलब एक बेटी को जिसको लक्ष्मी मान के कन्या खिलाएंगे, नवरात्र में कन्या पूजेंगे, औरत को लक्ष्मी कहेंगे, घर की लक्ष्मी बोल देंगे, तो उसी को क्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या होती है। मतलब कोई नहीं चाहता कि वो लक्ष्मी, बाकी जो पैसा उसके लिए तो सब चाहते हैं, लेकिन इस जिसको लक्ष्मी मानते हैं इसके लिए कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में ये आए। यहाँ सब लोगों की बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों की सोच ये है कि खास करके हमारे जो कुल को आगे बढ़ाएगा वो कौन होगा, वो हमारा पुत्र ही होगा, ना कि पुत्री। क्लियर है? दूसरी, घरेलू हिंसा। जो प्रमुख हैं उन पे हम बात करेंगे। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा इतनी ज्यादा है भारत में कि ये देखते होंगे आए दिन आप भारत में देखो, दहेज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हर दिन कोई ना कोई स्त्री की हत्या की जाती है, घरेलू हिंसा के चलते, दहेज प्रथा के चलते हुए। ठीक है, घरेलू हिंसा के बाद तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है स्त्रियों की आर्थिक दशा। जो स्त्रियां हैं उनकी आर्थिक दशा, स्त्रियों की आर्थिक दशा उतनी अच्छी नहीं है भारत में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया, और पढ़ने में दिया सिर्फ इतना पढ़ने दिया कि हाँ शादी के लिए लड़का कह दे कि हाँ मुझको इतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी औरतें या स्त्रियां काम करती हैं उनको गलत निगाह से देखा जाता है, लोग उनको किसी भी क्षेत्र में काम करने भी नहीं जाए, खास करके प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, अभी आपने कई सारे केस भी सुने होंगे कि पति ने रिक्शा चला के पत्नी को पढ़ाया, आईएएस बनी और पति को छोड़ दी। इस वजह से लोगों के अंदर ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक घर कर जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कल कोई ये भाई फेमस हो जाए या किसी उसमें नौकरी पा जाए तो मुझको भूल जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण जो होते हैं वो समाज में गलत मैसेज पेश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, सब ऐसे नहीं होते। तो हम लोगों के यहाँ क्या है, स्त्रियों की आर्थिक दशा ठीक नहीं, इसी वजह से घरेलू हिंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको मारा जाता है और उस चीज को सहन करते हैं। अगर उनकी आर्थिक दशा ठीक होती तो क्या वो इस चीज का सहन करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। वो कल को उठा के तुरंत क्या हो जाते हैं, जैसे आज के टाइम पे देखें, कहते हैं भारत में जब से लड़कियां पढ़ गई तो तलाक ज्यादा होने लगी। उसकी वजह सिर्फ पढ़ना नहीं, उसकी वजह से शिक्षित होना है। क्योंकि अब क्या है कि अब लड़कियां मार खाने से ज्यादा अपने अधिकारों को जान गई हैं। उनके पास अपने खुद का आर्थिक रूप से क्या है, सबल हो चुकी हैं, कि उनके पास पैसा है, सारी चीजें, खुद की जॉब है, तो क्यों किसी के दबाव में रहें। बात समझ में? तो एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज होती है लड़कियों के साथ भेदभाव। जैसा हमने बताया कि काम में भेदभाव, एक भेदभाव भी है कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति, कि हर चीज में देखेंगे, घर में अगर एक लड़का और एक लड़की है तो हम लड़के को अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन वहीं लड़की को नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये कहीं ना कहीं चल रहा है कि जॉब भी कर लेगी तो हमको कमा के थोड़ी देगी, जो ससुराल चली जाएगी उसको कमा के देगी, अपने ससुराल वालों को देगी, हमको नहीं देगी। तो एक चीज ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में थिंकिंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये थी प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण कौन कौन से। अब हम बात करेंगे आयु संरचना। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, आयु संरचना की। आयु संरचना को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका वही हो जाता है बाल वर्ग, दूसरा हो जाता है प्रौढ़ वर्ग, और तीसरा हो जाता है वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग में आप रख सकते हैं 0 से 14 साल के बच्चों को, 14 के ऊपर 14 साल तक, यानी 0 से लेके 14 वर्ष, फिर यहाँ 15 से लेके 60, और यहाँ 60 से ऊपर। क्लियर है? ये क्या हम बता रहे हैं, आयु संरचना की, आयु संरचना के हिसाब से किस प्रकार से लोगों को बांटा गया है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर आप मात खाते हैं वो है जनसंख्या पिरामिड, कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो हम बात करेंगे जनसंख्या पिरामिड।
जनसंख्या पिरामिड अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या जनसंख्या पिरामिड 3 प्रकार का बताया गया है कि जनसंख्या पिरामिड 3 प्रकार का होगा। ठीक है, सबसे पहले विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित के बाद अगर आप देखेंगे तो एक आएगा स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। 3 प्रकार के, हम तीनों प्रकार को डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं, नंबर 1 पे पढ़ेंगे विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे स्थिर जनसंख्या पिरामिड और नंबर 3 पे पढ़ेंगे ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। अब तीनों के बारे में जानते हैं। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, इसमें मुख्य रूप से जो होता है आयु संरचना के हिसाब से एक तरफ स्त्रियों को दिखाया जाता है और एक तरफ पुरुष को दिखाया जाता है, जिसमें उम्र के हिसाब से चीजों को दिखाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जैसे हम यहां से कह दें, ये कुछ इस आकार में आपको बना हुआ मिलेगा। जो पहले वाला होगा कि इसमें उम्र पड़ी होगी कि 0 से 5, 5 से 10, फिर 11 से 15, फिर यहाँ 16 से 20, फिर यहाँ 21 से 25, फिर यहाँ 26 से 30, फिर यहाँ 31 से 35, फिर यहाँ 35 से 40, फिर यहाँ 41 से 45, फिर यहाँ 46 से 50, फिर यहाँ 51 से 55, फिर यहाँ 56 से 60। इस प्रकार से उम्र के अनुसार इधर होंगे पुरुष और इधर होंगी महिलाएं। यानी 0 से 5 वर्ष के लोगों का परसेंटेज यहाँ लिखा होगा परसेंटेज, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या ज्यादा होगी। जहां पे जनसंख्या, जिस देश में जनसंख्या बढ़ रही होगी तो वहां का जो पिरामिड बनेगा वो विस्तारित जनसंख्या, जैसे खास करके अफ्रीकी देश, जिनकी जनसंख्या, जिनकी जन्म दर मृत्यु दर ज्यादा, जिस वजह से 0 से 5 वर्ष के व्यक्ति अलग है, लेकिन जीवन प्रत्याशा कम होने की वजह से ऊपर की उम्र के लोगों की संख्या का प्रतिशत कम होता चला जाता है और 60 वर्ष के ऊपर विरले ही ऐसे देशों में जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वो उस उम्र तक जीते ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से त्रिभुजाकार पिरामिड कौन सा होता है, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड होता है, यानी नंबर 1 वाला। जो दूसरा आपको बताएं स्थिर जनसंख्या पिरामिड में, स्थिर जनसंख्या पिरामिड कुछ इस आकार से बनता है, जिसको हम कहते हैं कि घंटी नुमा। एक तरीके से इसको देखेंगे, ये कैसे बनता है, घंटी नुमा बनता है, यानी ऊपर भी चौड़ा और नीचे भी चौड़ा, एक तरीके से इस प्रकार से बनता है, जो एक देखने में घंटी के तरीके नजर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कैसा है, एक तरीके से ये क्या है, स्थिर जनसंख्या। जहां की जनसंख्या आप देखेंगे तो हर उम्र में जैसे देखेंगे तो जनसंख्या क्या है, एक समान दिख रही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या, जैसे इस समय अगर देखा जाए तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड ज्यादातर यूरोपीय देश हैं, इसमें अफ्रीकी देश हैं, एशिया के भी कई सारे देश हैं इसमें विस्तारित जनसंख्या, जैसे इंडोनेशिया को ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अपना भारत विस्तारित में तो नहीं है लेकिन अभी स्थिर में भी नहीं पहुंचे, दोनों के बीच में हम कह सकते हैं भारत में, लेकिन भारत में अभी वृद्धावस्था के लोग बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, घंटी नुमा। आपसे पूछेगा घंटी नुमा जो होगा वो कौन सा होता है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जो होगा उसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ऊपर का जो होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी नीचे का कम होगा, जिसे हम कहते हैं सुंडाकार। ह्रासमान जनसंख्या, जैसे कि फ्रांस, फ्रांस की जो जनसंख्या धीरे धीरे करके क्या हो रही, कम हो रही। नीदरलैंड जनसंख्या क्या हो रही, कम हो रही है। तो एक तरीके से ये सुंडाकार जो पिरामिड होता है वो किसका होता है, यूरोपीय देश में फ्रांस है, नीदरलैंड है, जिनकी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या नीचे जा रही, वो ह्रासमान। जिसमें जनसंख्या स्थिर हो चुकी है वो घंटी नुमा यानी स्थिर जनसंख्या पिरामिड, और जिनकी जनसंख्या अभी तेजी से बढ़ रही है वो कौन सा, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जनसंख्या पिरामिड जरूर 4 नंबर में पूछता ही पूछता है। क्लियर है। अब इसी में आता है ग्रामीण और नगरीय संगठन। अभी हम जनसंख्या संगठन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है।
ठीक है, ग्रामीण संगठन और एक होता है आपका नगरीय संगठन। ठीक, ग्रामीण संगठन की बात क्या होती है सारी, देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं। दोनों में फर्क किसका होगा, आर्थिक क्रियाओं का। दोनों में सबसे पहला फर्क आएगा आर्थिक क्रियाओं का, कि आर्थिक क्रिया दोनों की अलग होंगी। जहां ग्रामीण संगठन के लोग लगे होंगे किसमें, कृषि कार्यों में, खनन में लगे होंगे, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन में लगे होंगे, वही नगरीय संगठन के लोग द्वितीय कार्यों में लगे होंगे। प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रियाएं बताए थे आपको इससे पहले। तो ये नगरीय संगठन की 75% जनसंख्या किसमें लगी होगी, द्वितीय कार्य में। किसी देश के लिए नगरी, किसी देश में नगर या किसी क्षेत्र को नगर हम तभी कहते हैं जब वहां की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, तथा वहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो। एशिया में ये फर्क आ जाता है। जैसे ग्रामीण संगठन में, ग्रामीण में जो जनसंख्या होगी उसमें स्त्रियों की संख्या कृषि कार्यों में अधिक होगी, वहीं नगरों में जो होगा वहां पुरुषों की संख्या अधिक होगी। एशियाई देशों में, खासकर भारत में। अगर वहीं बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देशों में जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर यूरोपीय देशों में जो कृषि कार्य भी हो रहे हैं उनको करने वाला कौन है, उनको करने वाला मुख्य रूप से इंसान, क्योंकि मशीनीकृत है वहां की कृषि, भारत में इतनी मशीनीकृत नहीं है। तो उन मशीनों को चलाने के लिए कौन उपयोग कर रहा है, तो उन मशीनों में जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं वो पुरुष हैं। महिलाएं जो मुख्य रूप से शहरों में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। क्लियर है। तो आर्थिक रूप से भी देखेंगे, सामाजिक रूप से भी ग्रामीणों में देखेंगे तो ग्रामीण लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि शहरों में देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ग्रामीण संगठन में क्या होगा, ग्रामीण ज्यादातर बेरोजगार ही होंगे, लेकिन वही नगरों में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ रोजगार होगा। ग्रामीण संगठन, नगरीय संगठन, एकता, जो ग्रामीण संगठन होगी उसमें एकता होगी, वहीं लेकिन बात करें नगरीय संगठन की, उसमें एकता का अभाव होगा। अब बात करें इसी में शिक्षा की, तो ग्रामीण संगठन जो होगा उसमें शिक्षा की कमी होगी, लेकिन वही नगरीय में ज्यादातर लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे ही होंगे। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर ग्रामीण संगठन में देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होगी, लोग कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्राम नगरीय संगठन में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होंगी, यहाँ पे भी लोग बीमार होंगे। और बात करें वातावरण की, तो ग्रामीण संगठन के लोगों को एक शुद्ध वातावरण, सारी चीजें शुद्ध मिल रही होंगी, वहीं नगरीय संगठन के लोगों को सारी चीजें क्या मिल रही होंगी, सारी चीजें मिलावट भरी मिल रही होंगी। तो ये था क्या, ग्रामीण संगठन और नगरीय संगठन, जिसमें हमने पढ़ा आयु संरचना, आयु संरचना के साथ साथ जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड के बाद नगरीय और ग्रामीण संगठन में फर्क। क्लियर है। अब हम देखेंगे, हाँ अब हम देखेंगे मानव विकास, इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्टार लगा लीजिए इस पे, मानव विकास वाले चैप्टर पे, कि मानव विकास क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, सबसे जरूरी, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अब हम देखेंगे मानव विकास। मानव विकास, मानव विकास की अवधारणा, शुरुआत में लोगों को ये लगा कि मानव विकास सिर्फ आर्थिक रूप से सबल हो जाए वही मानव विकास है। 1970 से जो 80 का दशक था, वहां तक लोगों का ये मानना था कि व्यक्ति अगर आर्थिक, यानी उसके पास पैसा है तो वो क्या है, उसके पास पैसा है तो वह व्यक्ति क्या है, विकास कर चुका है, विकसित है। लेकिन 1980 के बाद ये सोच बदली। 1980 के 1990 का दशक आते आते ये सोच बदली और लोगों को ये लगा पैसा ही विकास का मुख्य आधार नहीं है। किसी देश को अगर विकसित करना है तो उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, उसके लोगों के पास शिक्षा होनी चाहिए और उसका लिंग अनुपात भी अच्छा होना चाहिए। इस मानव विकास की बात करें तो मानव विकास की अवधारणा देते हैं इसमें, यानी 1980 के दशक में जो चीज मात्रात्मक थी, 1990 के दशक में क्या हो गई, गुणात्मक, यानी लोगों के अंदर गुण होने चाहिए, उस देश के देशवासियों के अंदर वो गुण मौजूद हैं कि नहीं है, तब हम मानेंगे कि वो मानव विकास कर रहा है। मानव विकास की अवधारणा 1990 में ही देते हैं कौन, डॉक्टर महबूब उल हक और अमर सेन मिलकर इस चीज को बताते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक एक नया सूचकांक है, जैसे हम कहते हैं HDI। क्लियर है। अब इसमें बात ये आती है कि मानव विकास के मुख्य रूप से कितने स्तंभ है। मानव विकास क्या है, पहले तो ये जान लें कि मानव विकास है क्या। मानव विकास हम इसे कहते हैं जब मनुष्य आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर जाए, आर्थिक और सामाजिक रूप से जब मनुष्य प्रगति कर जाए उसे हम लोग क्या करते हैं, मानव
विकास। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभों को आप लोगों को बिल्कुल से रट्टा मार के रखना है। नंबर 1 समता, नंबर 2 सतत पोषणीयता, समता सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता, समता सतत पोषणीयता उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक, सशक्तिकरण। समता सतत पोषणीयता उत्पादकता और सशक्तिकरण। इसमें क्या है समता, समता का मतलब मानव विकास में समता से मतलब ये है कि मानव विकास के 4 स्तंभ में जो समता है तो सबके प्रति क्या होनी चाहिए, किसी देश में अगर विकास करा तो समता की भावना, समानता की भावना होनी चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। वो क्या होगा, समता, जितने भी अवसर आएंगे सबको क्या बरतना पड़ेगा, एक समानता का वो देना पड़ेगा। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता से विकास है कि जितने भी संसाधन, जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सबको पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए। उत्पादकता का मतलब क्या है कि मनुष्य के अंदर जो उत्पादकता है, मान लीजिए कि हर व्यक्ति कोई अच्छा, बहुत व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो उसको क्या किया, उसके क्रिकेट के गुणों को बढ़ावा दिया जाए। कोई व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज है, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, यानी व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अभी हम क्या है, अभी हम सिर्फ एक कौशल में वो हैं, तो उनके अंदर कई सारे कौशलों को भरना पड़ेगा, उसके अंदर, मनुष्य के अंदर उन कौशलों को जगाने के, तो उसकी क्या बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। मान लो एक जॉब उसने छोड़ दी तो उसको दूसरी जॉब तुरंत मिल जाए, जैसा कि अदर देशों में चलता ही है कि व्यक्ति एक जॉब छोड़ता है, पसंद नहीं है, कुछ दिन किया, चलो छोड़ के दूसरी करते हैं। क्या है, उत्पादकता बढ़ी। भारत में वही काम क्या करना पड़ेगा, उत्पादकता। तो मानव विकास का पहला स्तंभ क्या था कि समता, यानी सबके प्रति एक समान होना चाहिए, क्योंकि कोई 4 व्यक्ति का विकास करने से देश विकास नहीं करेगा। तो पहली चीज क्या है, समता, यानी सबको समान। सतत पोषण, यानी सारे संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। उत्पादकता, उनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे तब क्या बढ़ेगा, सशक्तिकरण, उनके अंदर क्षमता बढ़ेगी काम करने की, कि वो एक टाइम पे दूसरा तो दूसरे टाइम पे दूसरा। सशक्तिकरण, उनके पास शक्ति आएगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या थे, मानव विकास के प्रमुख 4 स्तंभ, जिनमें कोई एक आपसे पूछ सकता है कि समता के बारे में बताइए, सतत पोषणीयता बताइए, या उत्पादकता बढ़ाइए, या सशक्तिकरण के बारे में बताइए, मानव विकास के 4 स्तंभों में से। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि मानव विकास के उपागम। ये तो हो गए मानव विकास स्तंभ। अब बात आती है किसकी, उपागम के। तो नंबर 1 उपागम जो था वो है आय उपागम। ठीक, आय उपागम, ये उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें लोगों का मानना था कि मानव विकास में आय उपागम, यानी जिसकी आय अधिक है वो व्यक्ति विकास करेगा ही करेगा। उपागम मतलब अप्रोच, ठीक है, तो ये कह सकते हैं घटक, एक तरीके से उपागम ही क्या होते हैं, मानव विकास के घटक कौन कौन सी, सॉरी, आय उपागम। ठीक, तो आय उपागम के यह सबसे प्राचीन उपागम था। इसमें लोगों का मानना यह था कि व्यक्ति की आय अगर अच्छी है तो वो क्या होगा, व्यक्ति की आय अच्छी है तो व्यक्ति अच्छा विकास करेगा। क्लियर है। आय उपागम के बाद दूसरी चीज वो है कि कल्याण उपागम। दूसरा उपागम क्या था, कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, कल्याण उपागम से मतलब ये था कि अधिक से अधिक लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं जो हैं वो देनी पड़ेंगी, जिनके मतलब जिनके पास चीजें मौजूद नहीं उनको चीजें मौजूद, जैसे रहने के लिए आवास नहीं है तो क्या करिए, उनको आवास उपलब्ध कराइए। अगर देश का विकास करना है, कल्याण उपागम, ठीक है, तो उनके लिए आवास उपलब्ध कराए, किसी के पास पानी की व्यवस्था है उसके क्या करिए, तो ये क्या था, कल्याण उपागम, यानी कल्याणकारी जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब पर क्या करना, उन सबको देना जरूरी है, कल्याणकारी इसमें, ठीक है। सतत कल्याण, इसमें मतलब क्या था कि सबका कल्याण होना चाहिए, सबका एक साथ, ये नहीं कि 2 लोगों को 4 लोगों को हो गया तो अब सही है। तो सतत कल्याण की आवश्यकता थी इसमें। क्लियर है। इसके बाद जो आता है वो आधारभूत आवश्यकता उपागम, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है, आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जल,
भोजन, वस्त्र और मकान। यानी इन चार चीजों जो आधारभूत आवश्यकता उपागम के लोगों का मानना है कि पहले उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। अगर मानव विकास करना है तो सबसे पहले उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना होगा। क्लियर है। और लास्ट और अंतिम उपागम है इसका क्षमता उपागम। कौन सा उपागम है? क्षमता उपागम। ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को उससे लिया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि व्यक्तियों की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे हम इसमें देख रहे थे उत्पादकता में, वही क्या है कि व्यक्तियों की क्षमता पर काम किया जाए, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, उनसे अधिक से अधिक उत्पादकता निकाली जाए। तो ये किसका मानना था? क्षमता उपागम में मानना था। ठीक है। अब आता है मानव विकास का मापन। जो मानव विकास का मापन है वो कैसे होता है? मानव विकास मापन या मानव विकास मापन कैसे होगा? ठीक है। तो मानव विकास मापन में आप देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और लिंग अनुपात, तीन चीजों को रखा गया मुख्य रूप से मानव विकास मापने के लिए। मानव विकास मापन किसने दिया था? मानव विकास मापन दिया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। डॉक्टर महबूब उल हक ने कब दिया? 1990 में दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास मापन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने बताया कि सबसे पहली चीज क्या है? उन्होंने बताया कि सबसे पहली चीज है स्वास्थ्य, जिसको लोगों ने माना जीवन प्रत्याशा। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? शिक्षा, कि वहां की शिक्षा कैसी है। और तीसरा था लिंगानुपात, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और लिंगानुपात। ये तीन चीजें क्या है? मानव विकास मागम मागम के लिए है। और इसी में जोड़ दिया जाए स्वास्थ्य के बाद शिक्षा के साथ संसाधनों तक लोगों के पास, जैसे हम कह रहे हैं लिंगानुपात, तो इसको शिक्षा से जोड़ दिया। इसमें एक जो था संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। और इसको शिक्षा के साथ लिंग अनुपात ही एक तरीके से वही है कि शिक्षित होगा तो लिंग अनुपात अपने आप से अच्छा होगा। संसाधनों तक लोगों पर, यानी उस देश में लोगों की पहुंच संसाधनों तक कहाँ तक है, जो हम पढ़ रहे थे ना सतत पोषणीयता, उसी से इसको क्या वहां तक लोगों की पहुंच है कि नहीं, उन सारी चीजों को मिलाकर क्या मापा जाएगा? मानव का विकास का मापन किया जाएगा। ठीक है। वर्तमान में अगर आप देखें कि वर्तमान में HDI में नंबर 1 पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, नंबर 3 पे आइसलैंड है। भारत की रैंक आपको कल बताए थे कि भारत की वर्तमान में 134वीं रैंक है HDI इंडेक्स में, जो आपसे पूछ सकता है भारत से नीचे एशिया के या पड़ोसी देश कोई है, तो हाँ है, भूटान 125वीं रैंक पर है, वहीं बांग्लादेश 129 रैंक पर है। और भारत कौन से नंबर पे? 134वीं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक देने वाला देश कौन था? विश्व प्रसन्नता, यानी भूटान जो सोचे 129 पे है, वो 125 पे, उसने क्या कहा कि मैं इन सारी चीजों को विकास नहीं मानता। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उन्होंने कहा कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, वही क्या है? वही मुख्य रूप से एक लोगों को विकास को दिखाता है कि आप खुश हैं कि नहीं है। तो वो किसने दिया था? भूटान ने। भूटान ने ये कहा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक क्या है? लोगों के विकास का असली मापक है, कि वही बता सकता है कि वाकई में लोग विकसित हैं या नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्लियर है। अब इसके बाद आती हैं मानवीय क्रियाएं। अब यहां से शुरू होगा आपका चैप्टर मानवीय क्रियाओं का। चैप्टर ये हो गया मानव विकास का। अब हम पढ़ेंगे मानवीय क्रियाएं। जो ज्यादातर चीजें हमारी पढ़ी हुई है मानवीय क्रियाओं में, हमने पढ़ा प्राथमिक क्रियाएं। ठीक। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है। प्राथमिक क्रियाओं से ज्यादा द्वितीयक क्रियाओं का। ठीक है। कि प्राथमिक क्रियाओं मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज आती है, तो सबसे पहली चीज जो प्राथमिक क्रियाओं में आती है तो जान लेते हैं आखेट, यानी
प्राचीन काल में मानव का खाने का स्रोत क्या था? शिकार करना। आखिर मतलब क्या होता है? शिकार करना। ठीक है। भोजन एकत्र, फिर क्या करता था? उसको एकत्र करता था। ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया, यानी ऐसे कार्य जो डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। भोजन एकत्र, फिर क्या हुआ? फिर हमने क्या शुरू किया? कृषि, पशुपालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इसी में एक शब्द और आ जाता है, खनन। खनन का, चाहे हम खनिजों का खनन कर रहे हैं, खनन का मतलब होता है किसी चीज को खोद करके निकालना, वो क्या है? खनन। चाहे वो मिट्टी निकाल रहे हो, चाहे वो खनिज निकाल रहे हो। क्लियर है? आखेट यानी शिकार करेंगे तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। भोजन एकत्र करके रख रहे हैं, जोड़ जाड़ के कहीं से उठा उठा के पत्ते, लकड़ी काटना, वो भी क्या है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि कार्य क्या है? प्राथमिक क्रिया है। पशुपालन क्या है? प्राथमिक है। किसी भी पशु का पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया है। और खनन। अब इसमें हमें डिटेल में पढ़ना क्या है? जैसे सबसे पहले हम पशुपालन को देख लेते हैं। पशुपालन एक होता है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, और दूसरा होता है व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन। ठीक है। चलवासी पशुचारण ऐसा पशुपालन आपने देखे होंगे कि कई सारे पशुओं या भेड़ों को पालने वाले लोग क्या होते हैं कि निश्चित मौसम में अपनी भेड़ों को उस जगह से लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। आपने देखा होंगे भेड़ों के झुंड कई जगह एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं। यानी एक गर्मियों के मौसम में आप देखते होंगे कि जो राजस्थान की भेड़ पालक हैं वो उत्तर भारत की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहां के चारा गाय जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो उनके चरने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो चले जाते। वो क्या होता है? चलवासी पशुचारण। व्यापारिक पशुपालन वो होता है जैसे हम पशुओं को मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए रखे हैं, या तो पशुओं को बेच रहे हैं, या तो उनके मांस को बेच रहे हैं, उनकी खाल को बेच रहे हैं, वो क्या होता है? व्यापारिक पशुपालन। यानी जैसे मुख्य रूप से पशुओं का ही व्यापार होता है। तो ये तो हो गया पशुपालन। अब हमें डिटेल में पढ़ना है कृषि के बारे में, जिससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक। सबसे पहले आती है आदिम कृषि। आदिम कृषि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि। आदिम कृषि, झूमिंग कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि एक ही कृषि की प्रकार, यानी आदि मानव द्वारा संचालित कृषि, जिसके बारे में कल हम पढ़े थे इसके बारे में कि झूमिंग कृषि, जिसमें क्या होता है? जंगलों को आग लगा दी जाती है, उसी की राख से निर्मित मिट्टी में, उसी में कृषि की जाती थी। और 2-3 सालों में जब उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती थी तो हम क्या उस खेत को छोड़ के आगे के जंगलों में आग लगा देते थे, क्योंकि उस समय जब आदि मानव, उस समय पृथ्वी पर क्या थे? जंगल ही जंगल थे। तो अगर काटते तो कृषि संभव नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे? जंगल में आग लगा देते थे। आग लगाने से उस राख से थोड़ा मिट्टी में उपजाऊपन आ जाता है, उस पर कृषि करते थे, वही क्या थी? आदिम कृषि। इस आदिम कृषि के कल आपको बताए थे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे मलेशिया में लदांग, ब्राजील, मैक्सिको में मिल्का, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेना, और कांगो बेसिन में मसोले। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग नाम थे। उत्तर पूर्वी भारत में आप देखे थे कि झूमिंग के नाम से जाना जाता था। तो कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक तो हो गई आदिम कृषि। अब इसी में दूसरे नंबर पे आएगी जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब ऐसी कृषि जिसमें मानव का सिर्फ जीवन निर्वाहित हो रहा हो, उसे हम क्या कह रहे थे? जीवन निर्वाह कृषि। ठीक। यानी इतना ही घर के लोग ही मिलकर कृषि कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं, कोई चीज नहीं, घर का हल है, खल के घर के ही बैल है, लेकिन किसी प्रकार के ना तो खाद बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें उत्पादन भी इतना ही हो रहा है कि जिससे केवल जीवन का निर्वहन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि। अगला है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि। अब ये गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? गहन का मतलब ये क्या? घना। यानी ऐसी कृषि जिसमें कृषि में क्या हो? घनापन। यानी इसमें उन्नतशील बीज, कई सारे कीटनाशकों का प्रयोग, कम से कम जगह में अधिक से अधिक उत्पादन करना किसका काम होता है? गहन निर्वाह कृषि। खेत को किसी भी समय के लिए खाली नहीं छोड़ना, वो क्या है? गहन निर्वाह कृषि। इसमें दो प्रकार की हो सकती है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी सिर्फ चावल किया जा रहा है उसमें, या गेहूं प्रधान
गेहूं प्रधान गहन निर्वहन कृषि, जिसमें सिर्फ गेहूं की खेती की जा रही है। क्लियर है, गहन निर्वाह कृषि हो गए। ठीक है, अब इसी में एक आती है मिश्रित कृषि। कृषि के प्रकार हम देख रहे हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जा रहा हो, यानी कृषि कार्य तो किया ही जा रहा है, साथ साथ पशुओं को भी वहां पे पाला गया है। वो क्या है, मिश्रित कृषि। ज्यादातर यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीका के देशों में किया जाता है, भारत में ऐसा नहीं है या बहुत कम मात्रा में, क्योंकि भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन लोग नहीं करते। पशुपालन का मतलब ये नहीं कि एक भैंस पाल ली तो पशुपालन हो गया, पशुपालन तो वृहत स्तर पर पशुपालन किया जा रहा है। ठीक है, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन। अब मिश्रित कृषि ये बिल्कुल मत लिखाना आप लोग, क्योंकि कई बार पूछा है कि एक साथ जब उसमें कई सारी कृषियों को मिलाकर कृषि करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। बिल्कुल गलत जवाब होगा, आपको 0 बटा अंडा मिलेगा उसमें आपको। तो मिश्रित कृषि का मतलब वो होगा कि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि बोलेंगे। ठीक, अगली कृषि है रोपण कृषि। ठीक, अगला कृषि का प्रकार है जैसे हम कहेंगे रोपण कृषि। ठीक, रोपण कृषि, रोपण कृषि क्या है, जिससे मुख्य रूप से ऐसी फसलें जिनको रोपित किया जाता है। रोपण का मतलब समझते हैं, जैसे धान, धान है कहीं और से इसके वो लाए जाते हैं और उसके बाद उसको रोपित किया जाता है। तो ऐसी फसलें जिनको रोपण किया जाए, जैसे आपका धान हो गया, आपका प्याज हो गया, आपकी चाय हो गई, ये सब क्या है, रोपण कृषि को आपको देगा कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि है, तो उसमें से धान दे देगा, गेहूं दे देगा, चना दे देगा, तो आप क्या रखेंगे, धान। यानी ऐसी फसलें, आपको याद रखना, ऐसी फसलें, इतना तो जानते हैं, जिनको एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना पड़ता है, वो सारी क्या होती है, रोपण कृषि। क्लियर है, चलिए। रोपण कृषि के बाद अब बात आती है व्यापारिक कृषि। इसी को आपको कई जगह मिलेगा, मुद्रा कृषि, व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब ऐसा कि जिन कृषियों का मुख्य रूप से उत्पादन ही इसकी वजह से किया जा रहा हो, व्यापार करने के लिए, वो क्या होंगी, व्यापारिक कृषि। कैसे व्यापार करने के लिए, जैसे कि आप गन्ना, गन्ना किस लिए खेतों में बोते हैं, घर में खाने के लिए नहीं, मुख्य उसका मकसद क्या होता है, व्यापार करना। चाय की खेती क्या है, मकसद क्या है, सिर्फ चाय बना के पी जाएंगे, खेती करेंगे नहीं, मकसद क्या है कि चाय तो पैदा करेंगे लेकिन इसका मकसद मुख्य रूप से व्यापार करना है। गेहूं हम क्यों पैदा करते हैं, व्यापार करने के लिए, बिल्कुल नहीं। पहला मकसद गेहूं का पैदा करना ये होता है अपने खाने के लिए। चावल हम क्यों पैदा करते हैं, व्यापार करने के लिए नहीं, खाद्यान्न फसल है, पहले खुद खाएंगे, एक्स्ट्रा बचेगा तो बेचेंगे। सरसों क्यों पैदा कर रहे हैं, भले हम उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा नहीं हुई तो खुद के उपयोग के लिए रख लेंगे, पता नहीं अगले साल तक हो, पूरे साल के लिए हो या ना हो। लेकिन गन्ना कम हो चाहे ज्यादा हो, बेचेंगे ही बेचेंगे। कपास कम हो चाहे ज्यादा हो, क्या होगा, बेचेंगे ही बेचेंगे। तंबाकू बेचेंगे। मतलब ऐसी फसलें चाहे कम हो चाहे ज्यादा, जिनके उत्पादन से हमारे बेचने पर कोई मुख्य मकसद क्या है, व्यापार करना, वो सारी फसलें क्या होंगी, व्यापारिक फसलें। क्लियर है, अगला था डेयरी कृषि। डेयरी, डेयरी कृषि, डेयरी कृषि क्या होती है, जिसमें पशुओं यानी पशुपालन ही है, लेकिन पशुओं किस लिए पाला गया है, उनसे संबंधित चीजों को बेचने के लिए। इसमें पशुओं को नहीं बेचा जाएगा, इसमें पशुओं का क्या, दूध बेचा जाएगा, दूध से बनी हुई चीजें, पनीर बेचा जाएगा, खोआ बेचा जाएगा, दही बेचा जाएगा, घी बेचा जाएगा, वो क्या होती है, डेयरी कृषि। यानी ये पशुपालन है लेकिन मुख्य रूप से इसमें दूध की, पशुओं का कोई इसमें वो नहीं, दूध से बनी हुई चीजों को बेचा जा रहा है और दूध बेचा जा रहा है। ये कौन सी कृषि हो गई आपके, डेयरी कृषि। क्लियर है, अब एक और इंपॉर्टेंट इसमें कृषि है जो आपसे पूछ सकता है, भूमध्य सागरी कृषि। भूमध्य सागरी कृषि, भूमध्य सागरी कृषि यानी जो भूमध्य सागर है, कल जो आपको मानचित्र में बता रहे थे, इस भूमध्य सागर के आसपास जितने भी देश हैं, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है कि यहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती, यहाँ मुख्य रूप से ठंडियों में बारिश होती है। तो यहाँ जो फलों की खेती होती है, मुख्य रूप से खट्टे फल, अंगूर, अंजीर, अंजीर के साथ साथ संतरा, नींबू और नारंगी, इन सारी चीजों की खेती के लिए जाना जाता है। और इसकी विशेषता होती है कि यहाँ ठंडियों में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश के प्रभाव से पछुआ हवाओं के क्षेत्र में ये क्षेत्र आते हैं, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागरी कृषि। यानी भूमध्य सागरी कृषि किसके लिए जानी जाती है, तो आप इस पे बिल्कुल से स्टार लगा करके, खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है बागाती कृषि। बागाती कृषि है जिसे हम कहते हैं उद्यान कृषि।
यानी मुख्य रूप से जिसके बाग लगे, जैसे रबर हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, इसके क्या होते हैं बागान। चाय का खेत नहीं होता, क्या होता है चाय के बागान। चाय मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में किया जाता है, चाय आप जानते हैं लेटेराइट की मिट्टी में चाय पैदा की जाती है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में, ठीक है। चाय जैसे कपास के लिए कौन सी होती है काली मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट, चावल के लिए दोमट, या जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, एक तरीके से उसी का एक भाग है। तो बागाती कृषि यानी जिसमें बागान बड़े बड़े लगाए जाते हैं, वही कौन सी होती है, वही आपकी होती है बागाती कृषि। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, सहकारी कृषि। एक होती है सहकारी और एक होती है सामूहिक, ठीक है। ये दोनों कृषि अलग अलग देशों से दोनों की उत्पत्ति हुई है, सहकारी कृषि की और सामूहिक कृषि की, ठीक है। जो सामूहिक कृषि है ये मुख्य रूप से आई थी रूस से, और जो सहकारी कृषि है ये आई थी डेनमार्क से। यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले ये जानते हैं ये दोनों हैं क्या, ठीक है। सामूहिक कृषि यानी किसान, कई सारे किसानों ने मिलकर अपना एक समूह बना और एक समूह में मिलकर अपने खेतों को इकट्ठा किए और उसमें कृषि करना स्टार्ट किया, वो क्या थी सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि क्या होती है, जिसमें एक सहकारी समिति क्या होती है कृषि को करती है, जिसमें उनके लिए खाद बीज इन सारी चीजों को उपलब्ध कराती है सहकारी समितियां, ठीक है। तो वो होती है सहकारी कृषि। वहीं सामूहिक कृषि में जितना भी खाद बीज या कीटनाशक लगेगा उसमें काम करने वाले किसान ही उसको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कोई और उनको नहीं करेंगे, जिनके हिस्से में आते हैं। तो रूस में सामूहिक और सहकारी और सामूहिक कृषि को फिर ये रूस ने भी बाद में अपनाया इसको, इसको दो नामों से जाना गया। एक हो जाती है शोल खोज और एक हो जाती है कोल खोज, ठीक है। जिसमें सामूहिक कृषि को सोल खोज और सहकारी कृषि को कोल खोज के नाम से जाना गया। तो ये थे प्रमुख एक तरीके से कृषि के प्रकार, कि किस प्रकार से कृषि के प्रकार हैं। इसी में आपका खनन क्या होता है, खनन किस प्रकार से हम खनिजों को करते हैं। खनन मुख्य रूप से किसी चीज को खोद कर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। जब जमीन के अंदर से निकालते हैं तो जमीन के अंदर सुरंग जब बना के कोई खनिज निकालते हैं तो वो खान होती है, और जमीन के ऊपर से जब खुदाई वो भी खनन ही होता है, उत्खनन जिसको हम कहेंगे, तो वो भी क्या है, वो खदान होती है। खदान और खान में ये फर्क होता है। ये थी आपकी प्राथमिक क्रियाएं। अब बात करेंगे हम द्वितीय क्रियाओं की। मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाएं थी, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय क्रियाओं की, ठीक। द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाओं मुख्य रूप से हम आपको पहले ही बता चुके हैं। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है विनिर्माण क्षेत्र। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण, उद्योग धंधे, यानी जितनी भी चीजों का निर्माण होगा वो चाहे छोटी सी सुई से लेके चाहे बड़े सा एरोप्लेन हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यानी वो कौन से कार्य में आएंगे, द्वितीय क्रिया, जिनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर या नीले कॉलर मजदूर, ठीक है। जो प्राथमिक क्रिया थे वो रेड कॉलर, और द्वितीय क्रिया में कौन आएंगे, ब्लू कॉलर, ठीक है। ब्लू कॉलर में तो विनिर्माण क्रिया, जिसमें आएंगे मुख्य रूप से उद्योग धंधे या कारखाने, ठीक है। तो इसमें द्वितीय कार्यों में आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। जो विनिर्माण उद्योग है इसमें आकार के आधार पर पहले किया गया है, आकार के आधार पे, आकार के आधार पे तीन भागों में बांटा गया। कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, और तीसरा हो जाएगा वृहत उद्योग, ठीक। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग, तीन प्रकार के आकार, यानी उनका आकार। कुटीर उद्योग यानी ऐसा उद्योग जिसमें घर के ही लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हों, कुटीर उद्योग है। जैसे घर में सिलाई मशीन खोल के हम सिलाई मशीन कर रहे हैं, लोगों के कपड़े सिल रहे हैं, वो क्या होगा, कुटीर उद्योग। घर पे सामान ला के लकड़ी बांस इकट्ठा करके डलिया बना के बेच रहे हैं, कुटीर उद्योग है। घर पे किताबें इकट्ठा करके उनकी बाइंडिंग कर रहे हैं, क्या है, कुटीर उद्योग है, ठीक है। घर पे किसी और की चीजें लाके घर में फर्नीचर का काम कर रहा है, क्या है, कुटीर उद्योग। यानी जिसमें घर के ही लोग लगे हुए हैं वो क्या होता है, कुटीर उद्योग। लघु उद्योग क्या होता है, इससे थोड़ा विस्तृत होता है, जिसमें कच्चा माल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और कुछ बाहर के श्रमिकों को रखना पड़ता है, इसके लिए कारखाने की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, लघु उद्योग।
जो एक राज्य से कई राज्यों तक सीमित हो सकता है। वृहत उद्योग क्या होता है, जो एक देश से लेकर कई देशों तक जिसका सामान बना के बेचा जाता है, वो क्या होते हैं, वृहत उद्योग। आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। अब बात करें कच्चे माल के आधार पर, ये तो हो गया आकार के आधार। अब किसके आधार पर बात करेंगे हम, कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चा माल पहले हम करेंगे कृषि, ठीक, कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो मुख्य रूप से किस पर आधारित हैं, कृषि पर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बताइए, तो पहले हम देखेंगे कच्चे माल में कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहला अगर देखें तो कौन सा आ जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक, चीनी उद्योग। चीनी के उत्पादन में आप देखेंगे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, ब्राजील है, नंबर 2 पे भारत है और नंबर 3 पे चाइना है। यानी गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, ब्राजील, और नंबर 2 पे भारत। इसी वजह से चीनी के उत्पादन में भी नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे तो ब्राजील ही है। चुकंदर से चीनी बनाने में नंबर 1 पे कौन है, वो रूस है। क्यूबा जिसे हम कहते हैं चीनी का कटोरा के नाम से भी जानते हैं, चीनी उद्योग। ठीक है, किस पर आधारित है, गन्ना पर। ठीक है, अब चीनी उद्योग के लिए कई सारी व्यवस्थाएं चाहिए, जैसे कच्चा माल पास में मिल जाए, सारी चीजें प्रोवाइड हो जाए, तो अभी बाद में पढ़ेंगे। चीनी उद्योग हो गया। चीनी उद्योग के बाद एक आता है सूती उद्योग। उद्योगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सूती उद्योग, सूती उद्योग किस पर आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, सूती उद्योग के बाद वनस्पति तेल, जो आपका वनस्पति तेल है। चाय भी किस पर आधारित है, कृषि पर। कॉफी भी किस पर आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग। यानी चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, वनस्पति तेल जो आता है, जो चाय है, कॉफी है, ये सब क्या है, ये सब है कृषि आधारित उद्योग। अब बात करें किसके, खनिज आधारित। ये सब कच्चे माल पर आधारित बात हो रही है, खनिज आधारित। ठीक, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में आपका आ जाएगा लौह अयस्क उद्योग, एल्यूमिनियम, तांबा या कॉपर उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ये किस पे आ जाते हैं, खनिज आधारित। खनिज में दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में तो ये होगा, अधात्विक खनिजों में कौन से आ जाएंगे, अधात्विक में आपका आ जाएगा सीमेंट उद्योग। क्या है, अधात्विक है। संगमरमर अधात्विक है। चीनी मिट्टी के, ये सब क्या है, अधात्विक उद्योग है, खनिज आधारित। अब बात करें किस पर, वन आधारित। वन आधारित उद्योग में आप देखेंगे तो आपका फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है, वन आधारित उद्योगों में फर्नीचर आ जाएगा, कागज आ जाएगा, ये सब किस पर आधारित, वनों पर आधारित उद्योग है। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं उसको, लाख, जो क्या है, वन आधारित उद्योग। जो लाख प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, वनों से प्राप्त किया जाता है, तो वन आधारित। अब बात करें किस पर, पशु आधारित। खनिज आधारित हो गए, एक आपके हो जाएंगे वन आधारित, और एक हो जाएगा पशु आधारित। पशु आधारित में बात करें तो पशु आधारित उद्योगों में देख मुख्य रूप से क्या होता है, चमड़ा उद्योग, जो पशुओं का आधारित उद्योग होता है। ठीक है, एक मुख्य चीज इसमें जो आएगी वो आएगी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व, तो स्वामित्व के आधार पर भी हम इसको तीन ही भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से, सबसे पहला जो स्वामित्व के आधार पे होगा वो होगा निजी, दूसरा होगा सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक, और तीसरा हो जाएगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, क्लियर है। निजी मतलब एक तरीके से निजी सार्वजनिक संयुक्त है, दोनों के साथ में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त। यानी निजी उद्योग, जो किसी एक व्यक्ति का उद्योग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग मतलब ऐसे उद्योग
जिस पर जो सरकारी या वहाँ की सरकार द्वारा चलाया जा रहा संस्था द्वारा, और संयुक्त उद्योग इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों चीजों का हाथ होगा, वो कौन सा हो जाएगा, सार्वजनिक उद्योग। ये तो हो गया उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से। अब हम देखेंगे प्रमुख उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक बार 2-3 बार, अब तो कल पेपर है, नोट करने की क्या जरूरत है, इसको 2-3 बार एक बार रिकॉल रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको उस टाइम पे याद बने रहे। ठीक है, 1-2 बार देखते रहिएगा, कोशिश तो हमारी थी लाइव, ताकि दोपहर में आ गया होता तो अभी तक आप 2-3 बार उसको देख चुके होते, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, कल का भी पूरे दिन का टाइम रहेगा आपके पास, तो अगर रात में अपलोड करेंगे तो सुबह तक अपलोड हो ही जाएगा, जिसको आप आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है कच्चा माल। यानी किसी भी उद्योग को करने के लिए, जैसे चीनी बनाने, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, गन्ने की, तो सबसे पहले जो प्रभावित करेगा कच्चा माल। दूसरा क्या, श्रम। तीसरा क्या, बाजार भी तो चाहिए, श्रम का मतलब लोग, व्यक्ति, उसमें काम करने वाले मजदूर चाहिए, बाजार चाहिए। चौथा क्या, वहां पे यातायात कैसा हो, यातायात भी अच्छा होना चाहिए। पांचवा, संचार सुविधाएं कैसी हैं। ये क्या है, ये प्रमुख रूप से एक तरीके से देखा जाए तो उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से ये कारक हैं। इसमें शक्ति के साधन, सरकारी नीति, ये तो बात की चीजें होती हैं कि शक्ति के साधन होंगे तभी वहां उद्योग लगाएंगे, सरकारी नीति ठीक होंगी तब वो आएंगे। तो पहली चीज, उद्योग को प्रभावित करती, कच्चा माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मजदूर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बाजार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, यातायात है कि नहीं है, और संचार है कि नहीं है, संचार की सुविधाएं, नेटवर्क है कि नहीं है, दूर संचार, टेलीविजन या मोबाइल, ये सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं, काम करेंगी कि नहीं करेंगी, तो उनकी व्यवस्थाएं भी वहां पे करनी पड़ती है। ये हो जाते हैं क्या, आपके किसी भी उद्योग को या को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसी में कि चलिए, बहुत सारे खनिज होने के बाद भी अफ्रीका क्यों पीछे है। अफ्रीका क्यों पीछे है, तो अफ्रीका के पीछे होने की वजह क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अफ्रीका महाद्वीप में यातायात की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, संचार उतना अच्छा नहीं है। तीसरी चीज, तकनीक नहीं है। संसाधन तो बहुत है, प्राकृतिक संसाधन सारे भरे पड़े हैं अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन तकनीक नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा के साथ साथ यातायात के लंबे लंबे परिवहन के क्षेत्र नहीं है, और संचार की सुविधाएं न होने की वजह से अफ्रीका पीछे है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 4 नंबर में कि अफ्रीका में इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी क्यों, आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, वहां पे लोग शिक्षित नहीं है। दूसरी चीज, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं, उनको यहाँ से वहां तक ले जाया जा सके। दूसरी चीज, आज भी वहां पे कई सारी क्या है, जनजातियां हैं कि जिनके क्षेत्र में प्रवेश करो तो कम खल्लास। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, जैसे वहां पे लोग क्या है, लोग पढ़े लिखे ना होने की वजह से लोग निकालने नहीं देते किसी चीज को। ठीक है, तो संचार सुविधाएं भी उतनी तेजी से नहीं, और कोई ना कोई बीमारी वहां पे बनी ही रहती, जिसकी वजह से लोग अभी भी वहां के विकसित नहीं हो पाए, विकास नहीं कर पाए, आज भी काफी पीछे हैं बाकी महाद्वीपों की तुलना में। इस वजह से अफ्रीका आज भी क्या है, पीछे ही है। ठीक, ये तो हो गया ये। अब बात आती है कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग, एक उद्योगों में की बात चली है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जापान में सूती वस्त्र उद्योग, यानी जापान में सूती वस्त्र उद्योग क्यों इतना आगे गया। तो सबसे पहली चीज है, अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट बनता है वहां की जलवायु। यानी जापान की जो जलवायु है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अच्छी है। पहली बात तो जापान क्या है, एक समुद्र तटीय देश है, द्वीपों से घिरा हुआ देश है, जिसमें कहते हैं कि 4,500 से अधिक द्वीप हैं, जिसमें होक्काइडो, हांसू, क्यूशू और शिकोकू 4 प्रमुख द्वीप हैं। तो इन द्वीपीय स्थिति होने की वजह से वहां की जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु कैसी चाहिए, नम चाहिए, और वहां पे
कपास की खेती तो हो ही रही है और बाकी क्या किया जा रहा है, कुछ आयात भी किया जा रहा है, उससे क्या किया जा रहा है, जलवायु अच्छी है तो सूती वस्त्र उद्योग अच्छा है। दूसरी चीज श्रम, यानी सस्ता श्रम उपलब्ध है। तीसरी चीज क्या है, तकनीक उपलब्ध है उनके पास, उच्च क्वालिटी का कच्चा माल, उच्च क्वालिटी का कच्चा माल भी उपलब्ध है जापान में। इस वजह से क्या है, देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग आगे बढ़ रहा है। जलवायु अच्छी है, सस्ता श्रम है, तकनीक है, अच्छे नाविक हैं और अच्छी यातायात संचार सुविधाएं हैं। संचार सुविधा अच्छी है, यातायात अच्छा है, बाजार अच्छा है जापान में। इस वजह से जापान देखेंगे तो जापान सूती वस्त्र उद्योग में काफी आगे निकल चुका है। जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ओसाका और नगोया जापान के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक शहर है ओसाका, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए भी जाना जाता है, और एक है नगोया। ओसाका और नगोया आपसे पूछ सकता है कि जापान के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताइए जो सूती वस्त्र उत्पादन करते हो। ओसाका याद रखिए, नगोया याद रखिए, जो सूती वस्त्र उत्पादन में काफी आगे है। ठीक है, अब बात करें कि लौह अयस्क की। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बातें। अब हम बात किसकी करते हैं, लौह अयस्क की। भारत में पहला लौह कारखाना कब बना था, तो आपको बताया था कि भारत में पहला, अब सूती वस्त्र उद्योग की बात आई है तो भारत का भी सूती वस्त्र उद्योग देख ही लेते हैं। तो भारत में सबसे पहला कारखाना जो लगा था सूती वस्त्र उद्योग का, वो कहाँ लगा था, बंबई में लगा था। कब लगा था, 1854 में लगा था। लगाया किसने था, कावास जी डाबर ने लगाया था, कावास जी डाबर ने लगाया था पहला सूती वस्त्र का कारखाना। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, लौह इस्पात उद्योग की। ठीक, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग भारत में आपको पता है कि भारत में पहला कारखाना 1874 कुल्टी में लगाया गया। ठीक, यहां से लिख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात, लौह इस्पात की बात करें तो पहले विश्व की बात करते हैं। तो विश्व में पहला देखा जाए तो अमेरिका की अगर बात करें कि अमेरिका में लौह इस्पात, अमेरिका में पहला कारखाना 1644, वहां का शहर था मैसाचुसेट्स, यानी 1644 में पहला लौह इस्पात का कारखाना अमेरिका में जब लगा था। अमेरिका के विश्व में पहला आया था, लेकिन अमेरिका का पहला कारखाना 1644 में खोला। सोचिए 1644 में खोला, भारत में 1744 में, 1800 इसमें 1874 में खोला गया पहला कारखाना, जो सफल नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं। और फिर बाद में 1907 में जमशेदजी भाई टाटा जो द्वारा खोला गया टाटा आयरन स्टील, जो बाद में सफल हुआ, और वहां 1911 में लौह अयस्क निकलना स्टार्ट हो गया था। तो अमेरिका में मैसाचुसेट्स से पहला कारखाना लगाया गया। इसमें और भी कई क्षेत्र से, जैसे हम कह दें अटलांटिक तटीय क्षेत्र, जो अटलांटिक का तटीय क्षेत्र अमेरिका में, वहां पे लोहे का उत्पादन किया गया। ठीक, मैसाचुसेट्स में ऐसा नहीं सिर्फ यही एक क्षेत्र था जहां पे ये सब किया जा रहा था, और भी कई सारे क्षेत्र से जहां से निकाला जा रहा था। उत्तरी अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत जो है, जो प्राचीन पर्वत है, वहां पे आता है। तो उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में, उत्तरी अपलेशियन, अगर आपसे पूछेगा कि किस प्रकार से अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग के बारे में कुछ बताइए, तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका का पहला कारखाना 1644 में मैसाचुसेट्स में लगाया गया था। एक वहां पे यूनिवर्सिटी भी है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में लोहे का भरपूर मात्रा में लोहा यहाँ पे निकलता है, जो पाया जाता है। और उत्तरी अपलेशियन क्षेत्रों में भी लोहा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए वहां पे कारखाने लगाए गए हैं। इन कारखानों के लिए अच्छा खासा पानी की व्यवस्था, यातायात है, आंतरिक जलमार्ग भी यहाँ पे अच्छे विस्तृत है। तो ये था एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग। अमेरिका के सूती वस्त्र लौह है। इसका बात करते हैं अमेरिका के सूती वस्त्र के लिए। तो ये तो जापान का था। अगर हम बात करें अमेरिका के सूती वस्त्र के लिए, तो अमेरिका का जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ी बात है कि
एक जगह है न्यू मंगलौर, न्यू इंग्लैंड, न्यू मंगलौर नहीं, भारत की बात आ गई, न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड। आपसे आपसे पूछता है कई बार कि न्यू इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग या न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो कई लोग इंग्लैंड कराते हैं, इंग्लैंड जुड़ा होने की वजह से, जबकि वो क्या है, अमेरिका में है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। ठीक है, तो सिर्फ एक यही क्षेत्र नहीं कि न्यू इंग्लैंड क्षेत्र ही है जहाँ पे निकाला जाता है, इसमें भी कई सारे, मध्य अटलांटिक है, पेंसिल्वानिया है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का नाम तो आपने सुना होगा, तो एक आप लोग न्यूयॉर्क याद रखिएगा। न्यूयॉर्क भी अमेरिका में किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए। एक और है पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया यानी अमेरिका का लौ एसेस का और सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार से है और कहाँ कहाँ पे किया जाता है। कोई एक या दो आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है, ठीक है, कि किस प्रकार से है। अमेरिका के में अब बात करें किसकी, कागज उद्योग की, तो कागज उद्योग में भी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र सबसे आगे, कागज और कपड़ा दोनों में अमेरिका में, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में बराबर कागज पैदा। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो कागज के उत्पादन पे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है, कनाडा को पीछे छोड़ के, यानी कनाडा नंबर 1 पे था तो अब अमेरिका नंबर 1 पे हो गया है। ठीक है, कागज, कागज का जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से किससे किया जाता है, जंगलों से, जंगलों से मतलब वनों से। और इसके लिए वन कौन से चाहिए, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होते हैं यानी बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, इनकी लकड़ी थोड़ी हल्की होती है और कठोर नहीं होती, मुलायम होती है। जैसे आपके जिसके आपको खेलने वाले बैट बॉल बनाए जाते हैं, खेलने के सामान जो बनते हैं, खिलौने बनते हैं, वो उन्हीं हल्की लकड़ियों से बनाए जाते हैं और उसी को भिगो के उसी से क्या बनाया जाता है, उसी से कागज बनाया जाता है। अब इसमें एक चीज और आती है, रूस। ठीक है, कि रूस के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अभी जब रूस की बात ही हो रही है यहाँ पे, तो हम थोड़ा रूस के भी देख लेते हैं। रूस के जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं, एक तो है डोनबास, रूस का जो लौह अयस्क क्षेत्र है डोनबास, यूक्रेन क्षेत्र, जिस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन के किनारे वाला, जो एक प्रसिद्ध है वो है टूला। ठीक है, मास्को एंड टूला, जिसमें हम कह सकते हैं मास्को टूला क्षेत्र, मास्को टूला क्षेत्र, जो मुख्य रूप से लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं जापान की, तो जापान में भी लौह अयस्क है, जैसे कि आप नाम सुने होंगे नागासाकी, तो आप नाम सुने ही होंगे ना, जहाँ पे बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी। नागासाकी हो गया, ओसाका हो गया, ये किसके लिए भी जाना जाता है, लौह अयस्क उद्योग के लिए भी जाना जाता है। जापान में लोहा बहुत ज्यादा निकलता नहीं है, जापान ज्यादातर लोहा अपना क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करता है और उसमें मशीनें बना के दूसरे देशों को बेच देता है। जैसे ज्यादातर लौह अयस्क भारत से ही आयात करता है जापान, विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा। ठीक है, तो नागासाकी हो गया, ओसाका हो गया, क्यूशो हो गया, और इसकी राजधानी वाला जो क्षेत्र है टोक्यो योकोहामा, टोक्यो हो गया, योकोहामा हो गया, ये क्या है, लौह अयस्क है। अब लौह अयस्क की बात जब हो ही रही है तो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता है जर्मनी के रूर क्षेत्र का, जो है जर्मनी का रूर प्रदेश, एक तरह से जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे आता है। इसमें जर्मनी का रूर क्षेत्र इस वजह से प्रसिद्ध है कि इसमें लौह अयस्क के साथ साथ इसमें कोयला, दोनों चीजें भरपूर मात्रा में पाई है। तो वहां से कोयला भी निकाला जाता है रूर क्षेत्र से, और वहीं से क्या निकाला जाता है, वहीं से आपका लोहा भी निकाला जाता है। जर्मनी का रूर क्षेत्र काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। आपसे पूछ सकता है कि जो रूर क्षेत्र है या रूर जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के लिए भी प्रसिद्ध है और कोयले के लिए भी। किस देश में है, जर्मनी में, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो इन सारे देशों को जो नाम बताए हैं इनको आप याद रखिएगा, कौन से देशों में है ये भी आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है। क्लियर है, तो ये थे प्रमुख चीजों के बारे में। अब जैसे कहा जा सकता है कि चीनी उद्योग का स्थानीयकरण का क्या कारण है, तो चीनी उद्योग हमेशा आप देखेंगे कच्चे माल के नजदीक ही लगाया जाएगा। सोचो कि जहां से गन्ना मिल रहा है उसके बगल में ही चीनी उद्योग अगर ना लगाया गया, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर अगर चीनी का उद्योग लगाया गया तो होगा क्या, कुछ समय बाद जब वहां तक ले जाने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा, 4 दिन 6 दिन जो भी लगेगा, उतने समय में गन्ने का जो रस होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा, जिससे चीनी का उत्पादन क्या होगा, कम होगा।
क्लियर है। अब हम बात करेंगे तृतीय क्रियाओं की। ठीक, ये तो हो गई आपकी द्वितीय क्रियाएं, जिनके बारे में हम बहुत विस्तार से तो नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी पढ़ रहे हैं। जिसको सोचिए कि जिस क्लास को पढ़ने में हमें एक समय लगता था एक लेसन को, उन कई सारे लेसनों को हम खत्म करते हुए चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया जैसे मुख्य रूप से क्या आता है, व्यापार, संचार, यातायात, जिसे हम संपूर्ण रूप से क्या कह देते हैं, सेवा क्षेत्र, यही कह देते हैं ना, सेवा क्षेत्र। व्यापार क्या होता है, व्यापार क्या होता है, वस्तु का लेन देन करना ही क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक है। संचार आप जानते ही हैं, अपनी बात को किसी भी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना क्या होता है, संचार। संचार के साधन कौन कौन से हैं, टीवी, न्यूज, न्यूज़पेपर, ये सब प्रिंट मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, यूट्यूब, इंटरनेट, तो ये सब क्या है, संचार के साधन है। और यातायात के संसाधनों के बारे में आप जानते हैं, जिसमें हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तृतीय क्रियाओं में बात करते हैं हम किसके, यातायात के साधनों के। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सड़क मार्ग है वो कौन सा है, आपको पता है, ट्रांस कैनेडियन मार्ग। ट्रांस कैनेडियन मार्ग, जिसको डिटेल में हमने पढ़ाया था। ट्रांस कैनेडियन मार्ग एक तरीके से कनाडा में स्थित है। कनाडा में आपने देखा होगा ट्रांस कैनेडियन मार्ग जो है कहाँ से है, वैंकूवर से, यानी पश्चिमी कनाडा को पूर्वी कनाडा से जोड़ता है, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से लेके प्रशांत महासागर तक जाता है। ठीक, तो ट्रांस कैनेडियन मार्ग एक तरीके से सड़क मार्ग है। इसी प्रकार ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग हम कल बता रहे थे, उसी के जस्ट नीचे से ट्रांस कैनेडियन, तो ट्रांस साइबेरियन सड़क मार्ग भी बनाया गया। सिर्फ रेल मार्ग ही नहीं, उसी के साथ साथ एक सड़क मार्ग भी बनाया गया जो विश्व के प्रमुख मार्गों में आता है। क्लियर है। एक है पान अमेरिकन महामार्ग, इसी में आ जाता है आपका पान अमेरिकन, पान अमेरिकन महामार्ग। पान अमेरिकन महामार्ग जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़कर बनाए जाने का प्रस्ताव चल रहा है और कार्य प्रगति पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यातायात के संसाधनों में बात करें रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग आप देखे होंगे विश्व की पहली रेल जो चली थी वो कहाँ चली थी, इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी, रेल मार्ग की बात करें तो प्रथम रेल जो चली थी वो कब चली थी, 1825 में, स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच में। स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच में कौन से देश में, इंग्लैंड में। यानी विश्व की जो प्रथम ट्रेन थी वो कहाँ चली थी, इंग्लैंड में, रेल मार्ग। विश्व में सबसे घना अगर देखा जाए तो अमेरिका में रेल मार्ग पाया जाता है। यूरोप में बात करें तो यूरोप में सबसे घना बेल्जियम पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो रेल मार्ग जो है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक, 16 अप्रैल 1853, याद रहेगा ना। हाँ, समय काफी हो चुका है और आपका लेसन भी लगभग पाठ भी लगभग फन करके क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। ठीक है। रेल मार्ग, इसमें रेल मार्ग में प्रमुख, जैसे यूरोप महाद्वीप में देखा जाए तो एक टनल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं यूरो टनल, जिसको आप एग्जाम में भी पूछा गया है, जो मुख्य रूप से दो देशों को जोड़ती है, इंग्लैंड से फ्रांस को। ये यूरो टनल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन को फ्रांस की राजधानी पेरिस से जोड़ती है, जो समुद्र के अंदर एक तरीके से क्या है, टनल बना दी गई है, जो देखा जाए इंग्लिश चैनल पाया जाता है, उसी के बीच से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जगह है, उसी में अंदर अंदर एक टनल बनाई गई जिसे यूरो टनल कहते हैं, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बिछाई गई है। ठीक है, यूरो टनल। ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग भी बना हुआ है, जो आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कल ही बताया था, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो व्लादिवोस्टॉक से, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। ठीक है, तो वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। बात करें जल मार्ग की, तो जल मार्ग में उत्तरी अटलांटिक मार्ग सबसे लंबा मार्ग, सबसे बिजी मार्ग है। जल मार्ग की बात करें तो जिसमें व्यस्त क्यों, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक यानी यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका वाले महाद्वीप को जोड़ने वाला एक
मार्ग, मुख्य रूप से सबसे व्यस्ततम मार्ग है। आंतरिक जल मार्गों की बात करें तो इसी में आपका आता है स्वेज नहर और पनामा नहर, जिसके बारे में आपको कल बता चुके हैं। स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, जो प्रमुख रूप से एक व्यस्ततम नहर है। अगर सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो कील नहर है। आंतरिक जल मार्गों में बात करें तो जर्मनी की राइन नदी, जिसे यूरोप की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो व्यापार के लिए ही जानी जाती है। कोयला नदी भी इसे कहते हैं, क्योंकि इससे व्यापार, मुख्य रूप से कोयले का व्यापार किया जाता है। ठीक, रूस में देखें तो वोल्गा नदी आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध कराती है। भारत में देखें तो भारत में आंतरिक जलमार्ग गंगा नदी उपलब्ध कराती है। एक तरीके से इलाहाबाद में, यहाँ हल्दिया से लेकर उड़ीसा कलकत्ता के हल्दिया बंदरगाह से लेकर इलाहाबाद तक जो जलमार्ग के लिए उपलब्ध है। और यहीं से बांग्लादेश से देखा तो ब्रह्मपुत्र असम तक जलमार्ग उपलब्ध कराते हैं। सबसे लंबा जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद, प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग जिसको कहते हैं। और अगर सड़क मार्ग की बात करें भारत में, तो भारत में प्रमुख रूप से जैसे देखा जाए महामार्गों में तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता। ठीक, तो प्रमुख महामार्ग इनके बारे में अगर जितना हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक पाइपलाइन देख लेते हैं जिसको पूछता है कि बिग इंच पाइपलाइन, जो इंपॉर्टेंट है आप वही देख रहे हैं। बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से ये तेल के लिए बिछाई गई। मैक्सिको खाड़ी से बिग इंच अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए, तो कहाँ है? अमेरिका में है। बिग इंच पाइपलाइन कहा है कि पेट्रोलियम के लिए, कच्चे तेल के लिए बनाई गई है। अब देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाए गए कुछ संगठन जिनसे आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन कुछ देख लेते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाए गए कुछ संगठन, तो सबसे पहला संगठन आपका ओपेक। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो जो तेल का व्यापार करते हैं, जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया और सऊदी अरब वाले देश हो गए, वेनेजुएला, ऐसे बहुत सारे जो इसमें देश हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ओपेक इसका नाम है। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है यूरोपियन संघ। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1958, जिसको ईयू के नाम से जानते हैं, यूरोपियन संघ के नाम से। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक, ईयू। ईयू की बात करें किसकी? आसियान की। आसियान अगस्त 1967, 8 अगस्त डेट भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। आसियान, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। ठीक, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। क्लियर है? और भी है, जैसे हम कहते हैं नाफ्टा और साफ्टा। एक है नाफ्ता, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें 3 देश हैं। कनाडा, नाफ्टा जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इसकी स्थापना होती है नाफ्टा की 1994 में। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1994 में। इसके तीनों देशों के, कनाडा के ओटावा और वाशिंगटन डीसी और मैक्सिको सिटी, ये तीनों इसके क्या है? मुख्यालय बनाए गए। तीनों देशों के इसमें 3 सदस्य। आसियान में आपको पता है ये 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, आसियान के बाद एक संगठन बनाएगा साफ्टा, SAFTA। ठीक, साफ्टा। क्लियर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मुख्य रूप से जितने भी सदस्य देश सार्क में हैं कि वही मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वही सारे सदस्य देश किसमें? साफ्टा में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। इसमें किसका वो लिया था स्थान, या किसकी जगह पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गेट की जगह पे। ठीक, गेट की जगह पे बनाया गया था। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड
टैरिफ। गेट की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक, जिसका मुख्य फॉर्म गेट का क्या था? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ गेट, जो 1948 से लेकर 1994 तक चला और 1994 में गेट को खत्म करके 1 जनवरी 1995 से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई। ये थे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और इन सब की स्थापना इस वजह से की गई थी ताकि व्यापार करने में बहुत सारी सहूलियतें हो जाएं, बहुत समस्या ना हो। ठीक है, अब इसी में देखें तो कुछ भारत वाले चैप्टर से छूट रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां, जैसे हम कहते हैं बस्तियों के प्रकार। ठीक, तो बस्तियों के प्रकार आपको पहले ही बता चुके हैं। बस्तियां मुख्य रूप से क्या होती हैं? ग्रामीण बस्तियां कई प्रकार की, जैसे हम कह दें, क्योंकि आज काफी देर से पढ़ाते पढ़ाते हमारे पैरों में भी दर्द होने स्टार्ट हो गया। तो ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं वो होती हैं रेखाकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं। ठीक, तीसरा क्या हो सकती हैं? गुच्छाकार हो सकती हैं। गुच्छाकार के साथ साथ देखें, गुच्छाकार के साथ साथ विरल हो सकती हैं और सघन बस्तियां हो सकती हैं। देखिए, रेखाकार किसी सड़क या किसी रेल मार्ग के सहारे या किसी नदी के सहारे जब किसी का निर्माण होता है वो बस्ती कैसी होती है? नहर के किनारे किनारे किसी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, वो है रेखाकार। वृत्ताकार किसी गांव में, किसी शहर में कोई पुराना मंदिर या कोई तालाब हो, उसके चारों ओर जब बस्ती का निर्माण होता है वो होता है वृत्ताकार। गुच्छाकार क्या होती है? जब बस्तियां एक अंगूर के गुच्छे के समान किसी चीज को केंद्र मान के बस्तियां बसते हैं, जिसे हम कहते हैं गुच्छाकार। विरल बस्तियां ऐसी जगहों पे पाई जाती हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जहां पे दूर दूर तक घर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विरल, यानी बिखरी हुई अवस्था में। कहाँ पाई जाएंगे? राजस्थान में। सघन बस्तियां मुख्य रूप से आपको उत्तर प्रदेश, बिहार यानी उत्तर भारत में मिलेंगे, जहां पे सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिनके सबकी छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सघन बस्तियां। ठीक, विरल बस्तियां, सघन बस्तियां, रेखाकार। अब इसी में आ जाता है कई बार टी आकार की बस्तियां। टी आकार, टी आकार का ऐसा का मतलब कि जहां पे एक प्रमुख सड़क मार्ग हो और उससे जुड़ा हुआ एक और मार्ग होता है, तो जिसमें इसके किनारे किनारे जब बस्तियां बस जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे टी के आकार में बस्ती बसी हुई है। इसी में ताराकार बस्ती हो जाती है। अगर बस्तियों के प्रकार आता है कि ताराकार बस्ती, तो ताराकार बस्ती में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जिसमें कई सारे रास्ताएं निकले हों, उसी से क्या हो जाती है? उसमें उन्हीं रास्ताओं के किनारे किनारे बस्तियां बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ताराकार बस्तियां। कि मान लीजिए एक रास्ता ये थी, एक रास्ता ये थी और एक रास्ता ये थी, तो इसमें जो बस्तियां इस प्रकार से बसती हैं तो वो एक किसके तरीके नजर आती हैं? जैसे कोई स्टार बना हुआ हो, क्योंकि शहर के केंद्र की ओर जनसंख्या ज्यादा होती है और बाहर की ओर जनसंख्या कम होती चली जाती है, जिससे दूर से देखने में उसका आकार कैसा दिखता है? ताराकारी होती है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। नगरी की बात करें तो नगर का निर्माण अगर देखें तो नगर के निर्माण में आपको पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहले जब किसी क्षेत्र का निर्माण होता है तो वो क्या होता है? कस्बा होता है। कस्बा से क्या बनता है? नगर बनता है। नगर से क्या बनता है? शहर बनता है। महानगर बनता है। महानगर से क्या बनता है? मेगा नगर बनता है। किसी भी शहर के विकास की अवस्था है, यानी पहले कोई क्या होगा? कस्बा होगा, कस्बा से वो नगर बनेगा, नगर से फिर महानगर बनेगा। महानगर मतलब जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। मेगा नगर यानी जिसमें कई सारे महानगर आपस में आके मिल जाए, वो क्या हो जाता है? मेगा नगर। भारत में अभी तक कोई भी मेगा नगर बनने के कगार पर नहीं है। अगर जल्द कोई बनेगा तो जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोक्यो, और जो विश्व का सबसे बड़ा जो शहर कल आपको बताए थे शंघाई, वो क्या है? मेगा नगर बनने की। टोक्यो एक मेगा नगर होने वाले समय में एक हो सकता है, जो कई सारे महानगरों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है नगर विकास की अवस्थाएं आपको बता चुके हैं। ई पॉलिस, सीओपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस और नेक्रोपोलिस, जिसमें नगर विकास धीरे धीरे करके होता है। महानगर के बाद नगर का विकास विनाश होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है नगर विकास की अवस्थाओं में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवास के कारक क्या होते हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? जिनको नियोजन पढ़ना, नियोजन के लिए हमने अलग से वीडियो डाल रखा है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं भी बोलते बोलते बहुत ज्यादा
थक चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं 3 घंटे एक क्लास पढ़ा के आया हूँ और यहाँ पे लगभग 3 घंटा होने को ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर जैसा समय है, कल आपका पेपर के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिएगा। भारत के मानचित्र में आप लोग देखिएगा कि जो पहले से मैंने डाल रखा है बंदरगाह, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात वाला, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जनसंख्या से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं वो आपको सब याद रखने। उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए कि चावल उत्पादन में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। लोहे के उत्पादन और ये सब चीजों में कोयला, ये सब चीजें आपको बता ही चुके हैं, तो उसको देख के आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उन सारे वीडियो को देख कर। चलिए, आपको इतना वो करने के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का। देखते रहिए और जुड़े रहिए अपनी ये पाठशाला के साथ। धन्यवाद।